अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल्स उर्दू लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त नावल लेकर आई हूँ। इस नावल का नाम है द वैक्स वुल्फ और इसकी राइटर है महविश अली। महविश अली को तो आप जानते ही होंगे, बहुत अच्छा लिखती हैं। और ये इनका फर्स्ट नावल था जब उन्होंने स्टार्ट लिया था, ये इसका फर्स्ट नावल था और उन्होंने ये भी कहा था ये मेरा फर्स्ट नावल है, तो कोई भी मिस्टेक हो तो इसको इग्नोर कीजिएगा, समझिएगा, क्योंकि ये उनका फर्स्ट नावल था। तो मैं भी आज फर्स्ट टाइम ही उनका नावल पढ़ रही हूँ, लेकिन बहुत सुना हुआ है कि उनका नावल बहुत अच्छे होते हैं। तो अब इस नावल को शुरू करते हैं। इसका नाम मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, द वैक्स वुल्फ, और इसकी राइटर है महविश अली। मिशा, ये हम कहाँ जा रहे हैं? जूनी इसके साथ कार में बैठी इससे शहर से गैर आबादी की तरफ जाते देखकर पूछा। मिशा इसकी फ्रेंड थी, इसके साथ तो हॉस्टल में रहती थी। वैसे तो इसे इस पर भरपूर भरोसा था, पर आज पता नहीं क्यों इसे अजीब लग रहा था। थोड़ा इंजॉय करने, मिशा ने मुस्कुराते इसे देखकर कहा। और ये तेरी इंजॉय करने वाली जगह का नाम? जूनी ने इसे देखकर कार ड्राइव कर रही थी आईब्रो चाकर पूछा। ब्लड नाइट क्लब, इसने नाम बताया। वो हंसी। जैसे तुम पुरस्कार वैसे तुम्हारी इंजॉय करने वाली जगह का नाम। इसने मोबाइल निकाला और इसमें कुछ करने लगी। ये क्या कर रही हो? माँ को कॉल। वो अभी नंबर मिला रही थी जब मिशा ने इसके हाथ से मोबाइल छीनकर पीछे फेंका। ये क्या किया मिशा? इसे इसकी ये हरकत अच्छी नहीं लगी। तो मुझे ये बताओ, तुम्हारे और माँ के बीच में क्या चल रहा है? हम बेस्ट फ्रेंड हैं। माँ के नाम पर इसके खूबसूरत चेहरे पर मुस्कुराहट आई। ओहो, मैंने सिर्फ जिक्र किया, फूल खुद खुद ब खुद खिलने लगे। मिशा ने इसे छेड़ा। ऐसी कोई बात नहीं है सच में। इसने मुंह से तो इनकार किया था, पर दिल में इसने इरादा बांध लिया था कि कल सुबह होते ही वो अपने प्यार का इससे इजहार कर देगी, और वो अपने अंदर नहीं छुपा सकती अपनी मोहब्बत को। वो अभी अपनी सोचों में थी जब मिशा ने कहा, तुम ना बताओ हमें, पर माँ की आंखों में हम तुम्हारे लिए मोहब्बत का समंदर देखते हैं, और यही मेरी आंखों में भी है। वो मध्यम सा बड़बड़ाई, जिस पर मिशा का कहका लगा, जिस पर वो पूरी तरह सुर्ख हो गई। तुम बहुत इनोसेंट हो जूनी। गाड़ी एक झटके से रुकी, दोनों बाहर निकली। जगह को देखकर इसका हलक खुश्क हो गया। मिशा, ये क्या इससे तुम क्लब कहती हो? ये तो एक भूत बंगला लग रहा है। हर तरफ तारीख, सुनसान अंधेरे में डूबा हुआ मैदान था। दूर दूर तक कोई आबादी नजर नहीं आ रही थी। सामने ही एक बड़ा सा क्लब था, इसके ऊपर चमका इसका नाम, जिस में से लाल रोशनियां निकलकर आसपास की जगह को खून में रंगे मैदान की तरह जाहिर कर रहा था। नाम ऐसे लिखा था जैसे इसमें खून की बूंदें टपक रही हों। एक रात, ऊपर से इतना डरावना मंजर। मिशा यार, मुझे नहीं जाना अंदर, इसने अपने सुर्ख होंठों पर जुबान फेरते कहा। हाँ हाँ, कुछ नहीं, डरो मत, चलो अभी अंदर का नज़ारा देखो, सब कुछ भूल जाओगी। वो इसकी हालत पर हंसती इसे हाथ से पकड़कर अंदर की तरफ बढ़ी। आसपास काफ़ी सारी गाड़ियां खड़ी थी। वो अंदर आई तो देखा फुल म्यूज़िक, तेज़ रोशनियां, लाइन में लगे सोफ़ों पर कई लड़कियां और लड़के मदहोश पड़े थे, और कुछ बार पर कतार में ड्रिंक कर रहे थे। काफ़ी लड़के लड़कियां मदहोशी में फ्लोर पर डांस कर रहे थे। यहाँ पर तुम्हें वो चीज़ मिलेगी जो शहर के क्लब में गैर कानूनी है, मिशा ने इसके कान के करीब होते हुए चीखकर कहा, क्योंकि म्यूज़िक इतना तेज़ था कि चीखो फिर भी आसा सुनाई दे। चलो। वो इसका हाथ से पकड़कर बाहर की तरफ ले आई। दोनों ने दो दो पैक पिए, फिर डांसिंग फ्लोर पर आई। कुछ ही देर में दोनों भी दूसरों की तरह दुनिया जहां से गाफिल हो गई। पर जूनी को अजीब सा महसूस हो रहा था, बेचैनी सी हो रही थी। बंद आंखों के बावजूद इसे किसी की तेज नज़रों की तपिश महसूस हो रही थी। पहले तो इसने इग्नोर किया, फिर अब इससे उलझन होने लगी। इससे लग रहा था कि जैसे कोई आग हो जो इसके जिस्म को जला रही हो। इसने घबरा कर आंखें खोल दी। इसकी सुनहरी आंखों में उलझन, घबराहट और बेचैनी थी। जो काउंटर पे खड़ा साफ दिख रहा था और इसे अच्छा भी लग रहा था, पर पहले इसे दूसरा काम करना था, किसी को इनाम देना था इसकी मेहनत का। इसने इससे नज़रें हटाकर साथ थरकती मिशा पर नज़रें डाली, जो भरपूर अंदाज से मुस्कुराती इससे ही देख रही थी। इससे जो इंसानों से नफरत थी वो मज़ीद बढ़ गई। इसके खूबसूरत चेहरे पर हिवानी मुस्कुराहट ने बसेरा किया, जिस पर वो तो मर मिटी। वो ऐसा ऐसा बाहर की तरफ रवाना हुआ। वो ये इशारा समझ गई थी। जूनी,
माय इनोसेंट डॉल, तुम यहाँ रुको, मैं 2 मिनट में वॉशरूम से होके आई। वो इसके गाल पर किस करती फ्लोर से नीचे उतरी, फिर जूनी की नज़रों से महफूज होती बाहर की जानिब गई। वो बाहर आई और सुर्ख रोशनी में से ढूंढने लगी। आसपास देखा पर वो कहीं नहीं था। उफ, कहाँ चला गया? वो खुद से बड़बड़ाती हुई क्लब के पीछे वाली जगह पे देखने लगी, जहाँ पर सिर्फ चांद की रोशनी थी। म्यूजिक का शोर इतना था कि चीखता भी तब भी सुनने में कुछ ना आता। इसकी नज़र जैसे जिस जगह पर पड़ी, इसका गला सूख गया। खौफ इसकी आंखों में लहराने लगा। ओ गॉड, मैं इसकी चाहत में इतनी अंधी हो गई, जगह को भी देख ना पाई कि कहाँ आ गई। अगर यहाँ पर कोई जानवर मुझे चीर फाड़ देता तो अंदर किसी को मेरी खबर भी ना लगती। वो अपने जिस्म की हवस को चाहत का नाम देने लगी, और इससे लोगों का जो हाल होता है ये इससे पता ही नहीं था। बिल्कुल ठीक कहा। अगर यहाँ पर कोई तुम्हें अपनी कुर्बत के चंद पल भी दे देता, जिसके लिए तुमने अपनी दोस्त को इतनी मेहनत से यहाँ लाई और माँ को हवा भी लगने नहीं दी, तो इसका भी किसी को पता नहीं लगेगा। इसके कान के करीब वैक्स की दिलकश सरगोशी हुई। तुम कहाँ थे? आह! जब वो मुड़ी तो चांद की मदम रोशनी में वैक्स का भयानक चेहरा देखकर इसके मुंह से जोरदार चीख निकली, जो अपनी बदकिस्मती से किसी को सुनाई नहीं दी। वो आधा इंसान और आधा भेड़िया था। इसके दोनों नुकीले दांत जिनसे खून टपक रहा था, सारे मुंह जिस्म पे काले बाल थे, आंखें सुनहरी थीं, पर वो अभी भी इंसानी रूप में था। अगर अभी वो अपने रूप में आ जाता तो खुद पर कंट्रोल नहीं रहता और इसका काम भी नहीं होता। इसकी और चीखें निकलती या वो भागने की कोशिश करती। इससे पहले इसका बड़े काले नाखूनों वाला पंजा इसकी गर्दन पर आया और इसमें अपने नाखून गाड़ दिए, जिससे इसकी आवाज़ बंद होगी। वो तड़पने लगी। इसकी आंखों, मुंह, नाक और जहां पर इसने नाखून गाड़े थे वहां से खून फुहारों की सूरत में निकलने लगा, और वो जाकर इसके मुंह पे लगा, जिससे पर इसने ज़बान फेर कर चाड़ लिया। मिशा का गले से नीचे का बदन बिन पानी की मछली की तरह तड़प रहा था। इसकी आंखों से खून के साथ आंसू भी निकल रहे थे। रूह आस्ता आस्ता परवास कर रही थी। वैक्स ने इसकी हालत पर कहका लगाया और हाथ को जैसे खींचा। इसके गले का आधा हिस्सा इसके हाथ में आ गया और सर जाकर पुष्ट से लगा। आगे के हिस्से से खून की बारिश होने लगी। हाथ में मौजूद हिस्से को इसने अपने भेड़िए जैसे मुंह में डाल दिया, फिर इसके मुर्दा वजूद को ज़मीन पर फेंककर चांद की मदम रोशनी में से नोचने लगा। खून ने ज़मीन को रंग दिया था। कुछ सेकंड में वो इससे से उठा, अपने इंसानी रूप में आया और इसके वजूद को देखकर मुस्कुराने लगा। जैसे कोई इंसान देखता तो वही बेहोश हो जाता है। इसके वजूद से जगह जगह सफ़ेद हड्डियां नज़र आ रही थीं। शायद इतनी कुर्बत काफ़ी है तुम्हारे, अभी और देता, पर तुम तो इतने में चल बसी। वो शैतानियत से हंसता हुआ खुद पर एक नज़र डालकर क्लब की तरफ रवाना हुआ। आंखें अपने नीले रंग में आ गई थी। वो काउंटर पे खड़ा हुआ और जूनी को देखने लगा, जो मिशा को परेशान सुनहरी नज़रों से यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी। जो होती तो मिलती। इसने वापस अपनी सहर अंगेज आंखें इस पर जमा दी। ये इसे अपनी सहर में जकड़ने के लिए थी, जो कुछ ही देर में कामयाब हो जानी थी। इसे ऐसा लगा जूनी की नज़र इस पर नहीं पड़ी थी। वो तो मिशा को परेशानी से ढूंढ रही थी। वो फ्लोर से उतरकर नीचे गई और लोगों के हजूम से रास्ता बनाती वॉशरूम की तरफ जा रही थी। इसे फिर से अपने ऊपर नज़रों की तपिश महसूस हो रही थी, जिस पर वो बहुत खौफजदा हो रही थी। एक तो जगह ऐसी थी जिससे किसी दूसरी मखलूक के बीच हो, ऊपर से मुझे अकेला छोड़कर पता नहीं कहाँ भाग गई है, वो खुद से कहती इससे नाराज़ जाहिर करती जा रही थी। वो 18 साल की खूबसूरत एहसास लड़की थी। इसकी बड़ी सुनहरी आंखें और कमर तक आते सुनहरी बाल इसे और खूबसूरत बना देते थे। छोटी नाक, सुर्ख होंठ, सफ़ेद गुलाबी रंगत, वो एक छोटी सी शहजादी लगती थी। वॉशरूम में आई पर वहाँ भी नहीं थी। अब इस हकीकत में पता लगा था कि डर क्या चीज़ है। इसके वजूद में हल्की हल्की कपकपाहट शुरू हो गई थी। वो लोगों के जानबूझकर मारते कंधों से खुद को बचाती बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। वैक्स इसे वॉशरूम की तरफ जाते देखकर इसके पीछे जाने लगा। अभी वो थोड़े आगे गया ही था जब इसे दूसरे भेड़िए की मौजूदगी का एहसास हुआ। इसने एक भरपूर नज़र पूरे क्लब पे डाली, फिर इससे यहाँ पर सिर्फ इंसानों की
इंसानों के खून की खुशबू आई। इसे यहाँ पर इसके अलावा कोई भेड़िया नजर नहीं आया। अचानक इसके दिमाग में धमाका हुआ, मार्क और शिट। इसने अपने हाथ पर गुस्से से मुक्का मारा और जूनी को देखा जो रोनी सूरत बनाए एक सोफे पर बैठी थी और सुनहरी आंखों में आई नमी से यहाँ वहाँ देखकर इसे लोगों में पहचानने की कोशिश कर रही थी और शायद यहीं कहीं मिल जाए। वैक्स पर इस पर एक गहरी बरसाती नजर डालकर क्लब से बाहर निकला। इसने बाहर आकर देखा पर मार्क इसे कहीं नहीं देखा, पर इसे भेड़िए की बूझ से ही पता लग गया कि मार्क यहीं कहीं है। वो तेजी से भागा। इसे किसी भी तरह मिशा के वजूद को कहीं गुम करना होगा और जल्दी ही जूनी का भी किस्सा खत्म करना होगा मार्क के इस तक पहुंचने से पहले। वो क्लब की बैक साइड पर आया पर वहां पर आकर इसे झटका लगा। मार्क इसके खून में लथपथ मुर्दा वजूद को सीने से लगाए बेबसी से रो रहा था। सामने खड़े वैक्स को देखकर इसकी आंखें फटी। फिर सब इसे समझ आया। तुम जानते थे मैं जूनी से मोहब्बत करता हूँ, फिर भी तुमने इससे अपना शिकार बनाया। वो गम और गुस्से से गराया। पहले तो वैक्स इसकी हालत को देखकर शर्मदा रह गया, फिर जब मिशा के मुर्दा वजूद को देखा तो समझा। इसके सुनहरी बाल और रेड कलर का ड्रेस, दोनों को रेड कलर का ड्रेस पहना हुआ था, दोनों ने रेड कलर का ड्रेस पहना हुआ था। वो इसे जूनी समझ रहा था और इसी बात का वैक्स ने शातिर दिमाग ने फ़ायदा उठाया। शायद तुम भी जानते हो ये जूनी कार्थन है, हमारी दुश्मन की बेटी। इसे इस मासूम को नोचने पर कोई अफसोस नहीं था। वो तो अपने भाई पर हैरान था, खुद एक भेड़िया होकर इंसान के लिए रो रहा था जिस पर इसके अंदर आग लग गई। पर वो क्या जाने दिल जानवर के पास भी होता है। वो तो एक भेड़िया था, इंसान और दूसरे जानवरों को नोचने वाला। वो क्या जाने ये आंसू क्यों बह रहे हैं। तुम क्यों रो रहे हो माँ? क्या तुम नहीं जानते कि आज या कल इसका ये हाल होना था? फिर ये आंसू क्यों? वो गुस्से में गराया। क्यों तुमने माँ की जिंदगी खत्म की है, इसका इश्क मारा है? इसकी ढार पर वैक्स का एक सर्द कहका लगा जो इस खौफनाक माहौल को मजीद खौफनाक बना रहा था। तुम एक भेड़िए हो जो सिर्फ इंसानों को नोचना और चीड़ फाड़ करना जानता है, ना कि इनसे मोहब्बत इश्क करना। हा हा। इसने माँ को इसकी हकीकत दिखाई जो एक कड़वा सच था। हाँ, वो एक भेड़िया था, जानवर था, पर वो वैक्स की तरह इंसानों को नोचता नहीं था, इनको चीड़ फाड़ करके नहीं खाता था। आज तुम वैक्स मुझ पर हंस रहे हो। बहुत जल्द तुम्हारे अंदर पत्थर की धड़कन में पत, आज बहुत जल्द तुम्हारे अंदर धड़कन मैं सुनूंगा। मार्क का दिल अंदर फट रहा था, वो टूट गया था अपने छोटे भाई के हाथों। इसने वैक्स को कहा जो वैक्स को एक बददुआ लगी जिस पर वो दंग रह गया। इसने एक दुख भरी नज़र वैक्स पर डाली जो साकत खड़ा था। वैक्स, तुम मेरे दिल के बहुत करीब हो। माँ बाप के बाद मैंने तुम्हें ही सब कुछ समझा, पर पता नहीं क्यों आज तुमसे दूर जाने को कह रहा है। पर ये मत समझना कि मेरा दिल तुमसे जुदा होगा। जब भी वैक्स पर कोई मुसीबत आएगी, माँ को हमेशा वैक्स के साथ पाओगे। माँ की गिरे आंखों में खून के आंसू बहने लगे। वो चुपचाप साकत इसकी सुनता रहा। अंदर तूफान उठ रहा था जिसमें से हिवान का सर उठा। मार्क ने एक आलूदी नज़र वैक्स पर डाली जिसकी नीली आंखें लाल होने लगी और फिर अपने भेड़िए रूप में आता और मिशा के मुर्दा वजूद पे कैसी मोहब्बत थी वो जो अपने महबूब को नहीं पहचान पा रही थी, को उठाकर अंधेरे की तरफ गायब होता गया। ये मंजर जूनी की नज़रों से महफूज नहीं रह सका। कहीं वो मुझे अकेले तो नहीं छोड़ के गई यहाँ वो परेशानी से खुद से कहती क्लब से बाहर आई। गाड़ी भी यहीं मौजूद है। आखिर गई कहाँ? मार्क को भी मैसेज किया, वो भी नहीं आया अभी तक। ओ गॉड, मैं कहाँ फंस गई? इसकी सुनहरी आंखों से एक आंसू जाकर ज़मीन पर गिरा। वो सुर्ख रोशनी में इर्द गिर्द देख रही थी, कहीं छुपी तो नहीं वहाँ क्या करेगी इतनी खौफनाक जगह पर? मरने के लिए ही छुप पीछे जाएगी। इसने खुद से सवाल किया, फिर खुद ही जवाब देती, अपने होंठों पर जबान फेरती पीछे की जानिब कदम उठाए। अब ढूंढना तो था ही, सिर्फ आज मिल जा मिशा। आइंदा मैं कसम खाती हूँ तेरे साथ मेरी जूती भी नहीं आएगी। अभी वो थोड़ा आगे ही थी जब इसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। कहीं मिशा तो नहीं?
नहीं, जानवर भी हो सकता है, पहले छुप कर देखती हूँ। वो अपने दिल में सोचती दीवारों से थोड़ा मुंह आगे करती देने लगी, पर इसका थोड़ा देखना इसका जिस्म सुन कर गया, आंखें फट गई। वो वही दीवार का सहारा लेकर बैठने लगी। मार्क भेड़िया वो मैं मिशा नहीं, मार्क इसे कैसे कर सकता है, मुझे इसे बचाना होगा, इसने खुद से कहा। पर मैं इसे बचाऊं कैसे, वो तो इसे ख़त्म कर चुका है। वो लंबे लंबे सांस लेने लगी, पूरा जिस्म ठर ठर कांप रहा था, आंखों से समंदर बहने लगा, पसीने में पूरी भीग चुकी थी। क्या मैंने मिशा को मरवाया है, इसने डरते डरते खुद से सवाल किया। इसने मुझसे मोबाइल छीना भी था। वो फूट फूट कर रोने लगी। मिशा, मुझे माफ़ कर दो। अचानक वो उछलकर दूर जा गिरी। करीब से ही एक ज़ोरदार खौफनाक भेड़े की दहाड़ सुनी। वो आ गया, मुझे भागना होगा यहाँ से, नहीं तो वो मेरा भी यही हाल करेगा। वो गिरती पड़ती खुद को घसीटती गाड़ी तक लाई, क्योंकि टांगों ने काम करना छोड़ दिया था। कपकपाहट से गाड़ी स्टार्ट करती वो तेजी से रोते हुए भागी। अभी थोड़ी आगे आई ही थी कि जब पीछे से लोगों की चीखों पुकार सुनने में आई। इसके हाथ और जिस्म कांप रहा था। अपने माँ बाप को याद करती गाड़ी को और तेज भगा रही थी, जब अचानक कार के और कोई झपटा, इसके मुंह से एक जोरदार चीख निकली। वैक्स इसकी कार के ऊपर था। इसने अपना बड़ा सा पंजा अंदर डालकर इसे पकड़ने की कोशिश की। जब एक चीख से इसने खून से भरे लंबे काले नाखून बाहर आए और गाड़ी को झटका लगा, जिससे से वो अपना बैलेंस बरकरार ना रख पाया और धड़म से कार से नीचे गिरा। जब तक वो संभलता, कार जहाज की तेजी से भागती इससे दूर दूर होती चली गई। पीछे वो चीखता दहाड़ता रह गया और फिर वापस क्लब की तरफ गया। दूसरे मासूमों की तरफ जो भाग सके भाग गए, बाकी जो फुल नशे में थे, इनका खून और गोश्त के लोथड़े यहाँ वहाँ पड़े थे। वो अपने रुखसार और गले से बहते खून की परवाह किए बगैर तेजी से कार भगाती गई और शहर में दाखिल हुई। तो इसने कार बंद होती इसे देखा। इसकी कार किसी दूसरे से टकरा गई। फिर वो अपने होशो हवास से बेगाना हो गई। आज यूनिवर्सिटी नहीं आई, लिजा इसके साथ कैफे में बैठी इससे पूछा। दिल नहीं कर रहा था, जीशा ने उदासी से जवाब दिया, जिस पर लिजा ने मुंह बनाया। तुम बहुत बोर हो जूनी। जीशा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और सुनहरी आंखों में करब फैल गया था। आई एम सॉरी जीशा। लिजा को अपनी गलती का एहसास हुआ तो जल्दी से सॉरी कहा, फिर कुछ सोच कर बोली, जी क्या तुम मुझे नहीं बताओगी तुम इस नाम से गुस्सा क्यों होती हो, आखिर ऐसी क्या वजह है। शट अप लिजा, मैंने तुमसे कहा था मुझसे ये सवाल कभी मत पूछना। वो एकदम चीखी। आपसे आसपास के लोग इसे देखने लगे और किसी के खूबसूरत चेहरे पर मुस्कुराहट फैली। आखिर वो इसे क्या बताती कि जिसने प्यार से ये नाम रखा था, अब इससे नफरत ने इसे ये नाम छीनने पर मजबूर किया था। आज इस हादसे को 5 माह हो गए थे। इसके माँ बाप इसे इस शहर से दूर ले आए थे। वो हर चीज़ वहीं छोड़ आई थी, सिवाय इसके रुखसार के नीचे से शुरू होते गर्दन से नीचे तक आते भेड़िए के नाखूनों के निशान, जो इसे मार्ग से बेइंतहाई से ज़्यादा नफरत करने पर मजबूर करते थे। अभी भी रात को कभी कभी वो मंजर आंखों के सामने आता तो चीखती चलाती उठ जाती थी। फिर घंटों मिसिस कार्थन इसके साथ रहती जब तक वो सो ना जाती। कहाँ खो गई लिजी ने इसे अपने हाथों को घूरते देखा तो पूछा। कहीं नहीं। यार कैसी ज़िंदगी गुजार रही हो। मैं तो कहती हूँ हमारा सेकंड हीरो वैलेंस हमारी तरफ हाथ बढ़ा रहा है तो थाम लो, एंजॉय करो ज़िंदगी को। कैसी बोर ज़िंदगी है ये। मेरी ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ है करने को, वैलेंस से दोस्ती करने के अलावा। वैलेंस के नाम पे ही वो चिढ़ गई थी। यूनिवर्सिटी के फर्स्ट दिन से वैलेंस इसके पीछे पड़ा था, अपनी काली छोटी छोटी आंखों से। जब इसका पोस्टमार्टम करता जिस पर वो लाल पीली हो जाती थी। वो एक खूबसूरत लड़का था, काफ़ी लड़कियां इस पर मरती थी, पर इन 4 माह में इसकी वैल्यू कम हो गई थी और वो सेकंड पोजीशन पे आ गया था। अब लड़कियों का क्रश वैक्स बन गया था। ऋषा ने तो इसे नहीं देखा था, पर इसका हर जगह चर्चा वो सुनती थी। ये भी सुनने में आया था वो काफ़ी मगरूर और खड़ूस टाइप बंदा है और वैलेंस से इसकी नहीं बनती। प्लीज़ लिजी, मेरे सामने इसका जिक्र करना ना किया करो। ऋषा के चिढ़कर कहने पर लिजी हंसने लगी। ओ माय गॉड,
फिर लिज़ी अचानक चीखी, जिस पे वो घबरा गई। क्या हुआ? जी अपने धक धक करते दिल पर हाथ रखा और इसे देखकर पूछा, यार मुझे यकीन नहीं हो रहा। वो आंखें फाड़कर बेयकीनी से कहने लगी, किस बात पर? इसने दांत पीस कर पूछा, मतलब बात पर यकीन ना होने पर इतना चीखी थी। यार वो हमें देख रहा है, वो खुशी से कहने लगी। कौन देख रहा है? जिस पर मरने जैसी हो गई हो। अपने दाएं तरफ देखो। लिज़ी ने आंखों के इशारे से इसे दाएं तरफ देखने को कहा, जिस पर वो बेजारियत से देखने लगी। इसकी सुनहरी आंखें जैसे नीली आंखों से टकराई। जीशा के बदन में ससराहट फैल गई। इसका दिल नीली आंखों से धड़क उठा। वो पूरी तवज्जो से इसे देख रहा था। जीशा को घबराहट होने लगी। कौन है? लिज़ी। इसके मुंह से अल्फाज अटक कर निकले, वैक्स। लिज़ी अभी इसे ही देख रही थी, तभी इसका हाल नहीं देख पाई। काले बाल, नीली आंखें, सफ़ेद रंगत, मगरूर खड़ी नाक, सुर्ख होंठ। वो वाकई ऐसा था जिस पर लड़कियां विलिस तो क्या किसी को भी नज़रअंदाज करती। वो उठकर जाने लगी। कहाँ? लिज़ी ने पूछा तो इसने अपने माथे पर स्कार्फ से पसीना साफ किया और सुर्ख होंठों पर जबान फेर कर इसे देखने लगी। यार मुझे कुछ काम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने जल्दी कहा और तेजी से कैफे से बाहर निकले सांस लेने लगी। लिज़ी अभी अंदर ही थी, या शायद जीनी के साथ होगी, बातों में मसरूफ, या इस लड़के को ही देख रही होगी। बहुत खूबसूरत लग रही हो इन निशानों के साथ। बहुत करीब कानों में सरगोशी हुई और एक उंगली ने इसके नीले निशानों को छुआ। वो करंट खाकर दूर हटी और मुड़ी तो वो वही था। वैक्स अपनी दिलकश मुस्कुराहट के साथ खड़ा था। वो घबराकर यहाँ वहाँ देखने लगी। मैंने सुना है मैं बहुत खूबसूरत हूँ, तो सोचा क्यों ना अपने लिए एक खूबसूरत लड़की चुनूँ, तो अब वो तुम हो, इसलिए तुम्हें अब सिर्फ वैक्स को चुनना पड़ेगा। वो आस्ता आस्ता कहता इसके तरफ बढ़ रहा था और वो पीछे की जानिब हट रही थी, बिना देखे कि कितनी गाड़ियां गुजर रही थी। अगर एक के बाद भी अगर एक के भी आ जाती तो कुचल जाती गाड़ियों, और इसमें सिर्फ कुछ ही फासला था जब वैक्स ने अचानक इसे बाजू से अपनी तरफ खींचा, जिससे वो चीखती सीधा इसके चौड़े सीने से लगी। वो खौफ से आंखें नीचे इसके सीने से लगी थी। जब कुछ सीटियों की आवाज़ इसके कानों में पड़ी, इसने आंखें खोली तो खुद को वैक्स के खिसार में पाया। कुछ लड़कियां और कुछ लड़के मुस्कुराकर दोनों को देख रहे थे। खौफ और एक अनजाना शख्स के साथ लगी वो शर्म से पानी हुई थी। वो इससे दूर होने लगी, पर वैक्स ने ऐसा नहीं होने दिया। इसने बेयकीनी से इस अनजान लड़के को देखा जो आसपास की परवाह किए बगैर इसे अपने सीने से लगाए देख रहा था। जिशा का दिल बुलंद आवाज में धड़कने लगा, जिसे सुनकर वैक्स मुस्कुराने लगा। छोड़ो मुझे, वो खुद को इससे अलग करने लगी। अगर ना छोड़ूं तो? वो इस पर थोड़ा झुककर कहने लगा, जिस पर जिशा ने अपनी पूरी ताकत से इसे धिक्का देकर खुद से अलग किया और वहां से भाग गई। पीछे वैक्स को एक जानदार कहका सुनने में आया, अब मजा आएगा। दो दोनों से जूनी और वैलेंस। इसने अपने बालों में हाथ फेरा और इसे दौड़ते हुए देखता रहा। वो अभी भी जीशा की धड़कन को खुद में महसूस कर रहा था। जीशा बेड पर खामोश बैठी थी जब मिसेस कार्थन रूम में आई। क्या हुआ है जी? इसने पास बैठकर इसका सर अपने गोद में रखा। कुछ नहीं मॉम, इसने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। तो बेटा इतनी खामोश उदास क्यों हो जब से आई हो? शायद वो कल इसकी घबराहट और खौफ देख चुकी थी। नहीं मॉम, ऐसी बात नहीं है, बस दिल बहुत उदास है डैड के लिए। इसने अपने माथे पे पसीना साफ करके इन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की। इसकी तरफ से कोई बात नहीं है। अपनी मॉम को क्या बताती कि कल के अनजान शख्स की हरकत का, जिसने इसे फिर से खौफ में मुब्तला कर दिया था। इसकी बातों में अजीब जिद थी और ऐसा लगता था जैसे कहीं सुनी हुई आवाज़, जाना पहचाना एहसास था। तो बेटा बहुत देर हो गई है, यूनिवर्सिटी के लिए नहीं जाना क्या? अभी तक ऐसे ही बैठी हो? मिसेस कार्थन इसके बालों में उंगली चलाते पूछा। वो इस हादसे के बाद बहुत डरी सहमी रहने लगी थी। फिर काफ़ी मेहनत के बाद फिर इसमें तब्दीली आई, जिससे वो दोनों बहुत खुश थे। फिर कल फिर इसके चेहरे पर खौफ महसूस किया था। वो आज पूछने पर वो बात बदल गई थी। शायद वो बताना नहीं चाहती थी, इसलिए इसने ज़्यादा पूछना मुनासिब नहीं लगा। अगर कोई बात होती तो खुद बता देती थी। नहीं मालूम, नहीं मॉम, दिल नहीं कर रहा जाने को। जी बेटा, अगर ऐसे करती रहोगी तो कैसे चलेगा? उठो, रेडी हो जाओ। बट मॉम, इसका ज़रा भी दिल नहीं था जाने को।
नो जी, मैं कुछ नहीं सुनूंगी, तुम्हारे डैड भी कह रहे हैं जाओ। मिसेस कार्थन कहकर चली गई, मतलब अब कुछ नहीं सुनना था। वो भी बेदिली से उठी, फिर कुछ देर में रेडी होकर नीचे आई। यूनिवर्सिटी आई तो सब इसे बहुत अजीब नज़रों से देख रहे थे। इसका हाथ खुद ब खुद अपने निशानों की तरफ गया और फिर पर वो तो स्कार्फ से छुपे थे। फिर ये क्यों मुझे ऐसे देख रहे हैं? पर कुछ महसूस करने पर पता लगा कि इनकी नज़रों में हसद, नफरत और अपने लिए वो उलझ गई। वो नज़रअंदाज करती आगे बढ़ने लगी। विलेंस के प्रपोजल पर तो बड़े नखरे कर रही थी, फिर ये कैसे एक्सेप्ट कर लिया? लिजी की तंज भरी आवाज़ इसके कानों में पड़ी। वो ठटक कर रुकी, फिर मुड़कर लिजी को देखा जो तंजिया मुस्कुरा रही थी। क्या मतलब, क्या एक्सेप्ट कर लिया है? वो थोड़े गुस्से और नासमझी से पूछने लगी, अब ज़्यादा मत बनो, कल ही देखा और कल ही पटा लिया। मुझे क्या पता था इतनी मासूम दिखने वाली इतनी तेज़ होगी। शायद यूनिवर्सिटी में फैलने वाली बात लिजी से भी हजम नहीं हो रही थी। इसकी बातों पर दिशा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। क्या बकवास है लिजी, किसको फंसाया है मैंने? इतना तो वो समझ गई थी कि बात किसी लड़के की है। चलाओ नहीं जी, चलाने से अपने कारनामे छुप नहीं जाते। क्या तुमने कल वैक्स का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था? वो कल कैफ़े के बाहर इसकी बाहों में नहीं थी? इसकी झूठ पर वो दंग रह गई। तो तुम्हें क्या तकलीफ़ हो रही है? तुम तो यही चाहती थी कि मैं किसी को अपना बॉयफ्रेंड बना लूं, किसी के साथ अपना वक्त गुजारूं। तो अब जब मैंने वैक्स को हाँ की है तो तुम्हें क्यों अब मेरी मासूमियत चालाकी लग रही है? वो ऐसा कहना तो नहीं चाहती थी, पर लिजी का गुस्सा और तंज पर बगैर समझे गुस्से से कहकर चलेगी। पीछे लिजी गुस्से और विलेंस के खौफ से अपने माथे पर आए पसीने को साफ करने लगी। इसे क्या पता था कि इसकी मेहनत उल्टा रंग लाएगी। वैलेंस अपनी लाल आंखें लिए जईशा के ही इंतज़ार में खड़ा था। इसके पास वक़्त कम था और बीच में वैक्स का आना इसकी सारी मेहनत ख़राब हो गई थी। इसके क्लास से बाहर निकलता देखकर इस गुस्से से इसकी जाने बढ़ा, पर यह देखकर इसका और भी बुरा हाल हो गया। वैक्स से पहले ही जैशा को बाजू से पकड़ कर ले जाने लगा। वैक्स इससे पहले ही जैशा को बाजू से पकड़ कर ले जाने लगा। वेलेंस मजीद गुस्से में आ गया और इससे जैशा को छीनना चाहता था, पर ऐसा ना कर सका क्योंकि इसके आंख और मुंह नाक से काला खून बहने लगा, जिसकी वजह से वो यूनिवर्सिटी से किसी तूफान की तरह गायब हो गया। छोड़ो मुझे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? जैशा इससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती गुस्से से आस्था आवाज़ में बोली। अगर तेज़ बोलती तो इसका तमाशा लग जाता। वैक्स इसकी बातों पर ध्यान दिए बगैर ऊपर खाली क्लासों की तरफ ले आया और ये देख जैशा की जान मुंह में आ गई। छोड़ो मुझे वरना मैं प्रिंसिपल को वो चला कर कह रही थी। जब वैक्स ने कितार में बनी और ऊपर खाली क्लास में सबसे आखिर क्लास जो कोने में होने की वजह से अंधेरे में डूबी हुई थी, इसमें आकर दरवाज़ा बंद कर दिया और इसे दरवाजे से लगाकर इसके दोनों हाथों को दरवाजे से लगाए अपने हाथ में कैद कर दिए और इस सब में इसे एक सेकंड भी नहीं लगा। क्लास में इतना अंधेरा था कि वो आंखें फाड़ फाड़ कर भी देखने की कोशिश कर रही थी, फिर भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था सिर्फ वैक्स की गर्म सांसों के अलावा। वो खौफ से रोने लगी। हाँ अब बताओ क्या कहोगे प्रिंसिपल से? यही कि वैक्स मुझे एक खाली क्लास में ले गया और वो इसके बहुत करीब हुआ। बोलते इसके होंठ जीशा की गर्दन से टच हो रहे थे। हम इतना करीब थे कि आगे तुम कुछ महसूस कर रही हो मैं तुम्हारे कितना करीब हूँ तो बता देना। कहने के साथ इसका कहका बुलंद हुआ। प्लीज़ मुझे जाने दो। वो डर से अटक अटक कर अल्फाज अदा कर रही थी। आंखों से आंसू लड़ियों की सूरत में बह रहे थे। कभी भी कोई इसके इतना करीब नहीं आया था जिससे इसकी सांसें उखड़ने लगी थी। वैसे ही वो लड़कों से दूर रहती थी। इसकी दोस्ती सिर्फ दो से थी, एक मार्क और दूसरा। इसके बारे में सोचते इसकी आंखों में आंसू आ गए और मार्क के बारे में सोच आते ही वो दिमाग में तूफान चलने लगा। वो इससे इंतहाई नफरत करने लगी थी। अगर मोहब्बत होती तो महबूब कहर भी होता तो भी मुंह ना मोड़ती, पर यहाँ तो सिर्फ वक्ती जज्बा था जिसे वो मोहब्बत का नाम दे बैठी थी। वो हिम्मत करके इससे आज़ाद होने की कोशिश करने लगी। इसकी ख्वाहिश
इसकी ख्वाहिश निकली कि वो इस वक्त इस अचानक नाजिल होती मुसीबत से इतना दूर हो जाए जितना आसमान और ज़मीन का फासला है, पर वो वैक्स था इसकी हर बात को सुनने वाला। इसने अपना पूरा वज़न इस नाजुक पर डाल दिया और इसकी कोशिशों को नाकाम करके अपने दहकते होंठों से इसके निशानों को छूने लगा। ज़ेशा की सांसें बंद हो गई, अल्फाज जैसे गुम हो गए, जिस्म में चूंटियां रिंगने लगी, मुंह से बेख्तियार सिसकी निकली। वो बेआवाज़ रो रही थी, कैसे सज़ा मिल रही थी इसको। मुझे अपनी चीज़ें छीनने भी आती हैं और इन्हें सज़ा देना भी। इसकी सरगोशी कानों में पड़ी। और दूसरी बात, विलेंस से इतना दूर होगी जितना इस टाइम मुझसे होने की ख्वाहिश कर रही हो, जो नाकाम है। और मुझसे डरो मत, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तुमने वैक्स को देखा ही कहाँ है। ये तो सिर्फ वैलेंस से दूर करने के लिए और तुम्हें साज लाने के लिए था कि वैक्स अभी है। वो बोलता अपनी उंगली से इसके कामते सुर्ख होंठों को छूने लगा। वो अंधेरे में भी साफ उजालों की तरह दिख रहा था। इसके पसीने और आंसू में भीगी हालत को भी इसके होंठ खुद ब खुद मुस्कुराने लगी इसकी हालत पर। वो इससे थोड़ा दूर हटा और अपने हाथ की कैद से इसके हाथ आज़ाद किए तो ज़ेशा को जैसे जिंदगी की एक किरण नजर आई। वो अपने दर्द करते बाजू की परवाह किए बगैर जल्दी जल्दी कामते हाथों से दरवाजे खोलने लगी। जब खुला तो एक सांस के साथ वो बाहर निकलने लगी, पर वैक्स ने इसे डराने के लिए इसके पिंक स्कार्फ जो कंधों पर था पकड़ लिया। जिशिया की तो जैसे रूह किसी ने खींच ली हो। वो एकदम बंद सांस से रुकी, फिर सर नीचे करके अपने स्कार्फ को देखा, एक झटके से खींचकर खुद से अलग किया और रेलगाड़ी की तरह भागी। वैक्स तो इसकी हालत पे मजा लेते कहका लगा उठा। वो अपने घर में बंद दरवाजा करके इसके साथ लगी सर घुटनों में दिए बैठी थी और मुसलसल आंसू बहा रही थी। मिसेस कार्थन घर में नहीं थी। अगर इसकी हालत देखती तो वो खुद सख्त परेशान हो जाती। कौन हो तुम, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा, क्यों हर कोई तकलीफ देता है मुझे। वो सिसकती रोती खुद से बोल रही थी, काश वो आज जाती नहीं यूनिवर्सिटी, हर किसी की कैद में जकड़ रही थी। कौन बचाएगा इसे। रात की स्याही सुनसान घने जंगल में वो इसके सामने थर थर कांप रही थी। पर पुलिस विलेंस, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं किसी दूसरे रास्ते से ज़ेशा को तुम्हारी तरफ लाऊंगी। लिज़ी इसके सामने गड़गड़ाती इल्तिजा कर रही थी। विलेंस के दो बड़े दांत थे जिनसे खून टपक रहा था। मैदे जैसी रंगत पर जगह जगह चीर थे जिनसे खून बह रहा था। लाल आंखें और सीने में लगा खंजर। वो एक बड़ी उम्र का वंपायर था। इसके पास वक्त कम था। मौत लम्हा लम्हा करीब आ रही थी जो इसे पागल बना रही थी। वो एक पल में इसके पीछे आया और अपने काले बड़े नाखून वाले हाथ से इसके बालों को जकड़कर इसके सर को पीछे झटका दिया और एक चीख से सर पीछे को हुआ। अगर वो थोड़ा जोर देता तो इसका सर तन से अलग हो जाता। और कितना वक्त दूं, तुम मेरी हालत नहीं देख रही हो, मुझे जल्दी इसका खून चाहिए। वो इसके कान के करीब धाड़ा। मैं कोशिश कर रही थी पर बीच में वो वैक्स आ गया। मुझे सिर्फ एक बार मौका दो, मैं खुद ज़ेशिया को तुम्हारे पास ले आऊंगी। इसने डरते डरते रोते कामते एक मौका मांगा और विलेंस के पास इससे एक मौका देने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। एक झटके से इसे दूर फेंका। वो सीधे मुंह के बल जमीन पर गिरी जिससे इसके हाथ की हथेलियों में कांटे चुभ गए। आह, वो दर्द से करा उठी। सिर्फ एक मौका, अगर इस बार कुछ ना कर सकी तो मैं वो हाल करूंगा तुम्हारा जो इसका करना चाहता हूँ। वो इसकी धमकी पर सर से पैर तक लरज उठी। नहीं नहीं नहीं, मैं ले आऊंगी। रात का वक्त था। बाहर से ही अपनी चादर फैला चुकी थी। वो अपने कमरे में बेड पर लेटा छत को घूर रहा था। इस शहर में वो अपने काम से आया था, पर शायद किस्मत भी इन दोनों को फिर से मिलाना चाहती थी, इसलिए इसे ज़ेशा मिल गई अपने नाम के साथ। पहले तो इसका दिल किया कि वो इसे ले जाकर सब कुछ सुने इसके मुंह से, पर इसके बाप की ऐसी हालत करे कि वो अपने पैदा होने पर भी अफसोस और
पर फिर जब इसके चेहरे के सामने एक मासूम सुनहरी आंखों वाली छोटी बच्ची का चेहरा लहराया तो इसके दिल में एक टीस उठी। इसके दिल ने फौरन गवाही दी कि इससे ज़ेशा या अंकल कार्थन ऐसा नहीं कर सकते थे। जहां माँ के इतने बड़े जाल में फंस कर इसने अपने इतने साल से इसे नफरत करते गुजारे, अब वो ऐसे कोई बेवकूफ़ी नहीं करेगा। इसने ज़ेशा को इतनी बड़ी सज़ा इसलिए दी थी कि क्योंकि इसने माँ को अपने दिल में जगह देने की कोशिश की थी, जो सिर्फ वैक्स की थी, इसके वैक्स की। आज वो सिर्फ इसे विलेंस से दूर करना चाहता था, पर पता नहीं क्यों दिल इसके करीब होने लगा और वैक्स ने अपने आगे किसी की सुनी कहाँ है जो अब सुनता इसकी। वो बहुत खुश था, आखिर इसकी जी इसे मिल ही गई थी। इसने खूबसूरत चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट उभरी। इसने एक गहरा सांस लिए, इस सांसों में ज़ेशा की खूब खुशबू भी थी। वो हैरान होकर उठ बैठा, यहाँ वो कहाँ होगी, इसने सोचा। फिर कुछ याद आने पर मुस्कुराकर अपने साथ बेड पर पड़े इसके स्कार्फ को देखा और हाथ बढ़ाकर उठाया, अपने दिल में बढ़ने वाली ख्वाहिश पूरी करने लगा। इसने स्कार्फ बेड पर अपने सामने बिछाया और आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगा, जिससे स्कार्फ हवा में उठा और इस पर लिपट गया। वो समझता क्या है खुद को, कोई इतनी घटिया हरकत करता है किसी लड़की के साथ। वो बेड पर बैठी जब कुछ संभल गई थी तो अब मुसलसल याद करके कुड़ रही थी। इससे अपनी कलाई को देखा जहां इसके मजबूत उंगलियों के सुर्ख निशान थे। इसने तो हद कर दी है बदतमीजी की। अब अगर वो मेरे थोड़ा भी करीब आया, मैं इसका दीवारों से सर फाड़ दूंगी। इसका हाथ खुद ब खुद अपने निशानों पर गर्दन पर गया, जिस पर वो लाल टमाटर हो गई। उफ, कितना बदतमीज इंसान था। वो इसके लम्स को महसूस करती जलकर कहने लगी, मैं क्यों उसे बार बार याद कर रही हूँ। वो झंझला गई, पर जब दिमाग में कुछ आ जाए तो इतना आसान नहीं होता इससे पीछा छुड़वाना। इसका हाथ अपने होंठों पर गया, जिस पर वो शर्मा कर चेहरा तकिए में छुपा गई। इसका दिल अपने मुकाम पर पहुंचकर मीठे साज में धड़क रहा था। चेहरे पर मुस्कान फैलने लगी। फिर अचानक सब कुछ बदल गया। चेहरे पर मुस्कान की जगह गम ने ले ली थी। आंखों के सामने सुनहरी आंखें लहराने लगी। मुंह से एक सिसकी निकली, अपने बचपन के साथी को याद करके, वैक्स काश तुम जिंदा होते, मेरे साथ होते। अभी वो इन्हीं सोचों में थी जब इसका मोबाइल बजा। इसने चेहरा साफ करके मोबाइल देखा तो लिज़ी का नाम जगमगा रहा था। इसकी सुबह की बातें याद करके इसके चेहरे पर नागवारी फैली। इसे मुसलसल बजता देखकर ओके करके कान से लगाया, पर बोली कुछ नहीं। ज़ीशा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, लिज़ी की शर्मिंदा आवाज़ आई। जी फिर भी कुछ ना बोली। जी प्लीज़, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने बहुत गलत कहा तुमसे, तुम्हें हर्ट किया। मुझे तुम्हारी पर्सनल लाइफ में यूँ नहीं आना चाहिए था। प्लीज़ जी, मुझे सुकून नहीं मिल रहा तुम्हें हर्ट करके। कहने के साथ वो रो पड़ी, जिस पर जी घबरा गई। लिज़ी तुम रो तो ना, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। हाँ, वक्ती गुस्सा था, पर अब तो वो भी बिल्कुल नहीं है। तुम सच कह रही हो ना जी, इसे तस्दीक चाहिए। हाँ, मैं सच कह रही हूँ। जी हमेशा की बेवकूफ़, पहले मीशा के जाल में फंस गई, फिर अब लिज़ी के। तो क्या मैं अपने फार्म हाउस पर पार्टी दूंगी, तुम आओगी? लिज़ी अपने मकसद की तरफ आई। लिज़ी यार, मैं वहाँ नहीं आ सकूँगी, वो बहुत दूर है। ज़ेशा परेशान हो गई। मुझे पता था तुमने मुझे अपने दिल से माफ़ नहीं किया, अगर किया होता तो ज़रूर आती। नहीं लिज़ा, ऐसी बात नहीं है। कैसी बात है जी, इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं। वो फिर रोने का नाटक करने लगी। अच्छा, तुम फिर से ना रो, मैं आने की कोशिश करूंगी, इसने जल्दी से कहा, जिस पर लिज़ी खुश हो गई। थैंक्स स्वीटी, आई लव यू। आने की कोशिश नहीं करनी, आना है, वरना अगर तुम ना आई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। वो कहकर कॉल काट गई। वो सदमे में आ गई, कोई ऐसा भी करता है इतनी बात पर। इसने जाने का फैसला किया, कहीं वो सच में ऐसा ना कर दे। कुछ देर ऐसे ही बैठी रही। जब टाइम ज़्यादा होने लगा तो उठी, दरवाज़ा खिड़की अच्छे से बंद की और बेड पर आकर लाइट ऑफ करके सोने लगी। इसे अभी आंखें मूंदे कुछ ही देर हुई थी जब इसे अपनी गर्दन पर किसी की तेज सांसें महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि कोई इसकी खुशबू को अपने अंदर उतार रहा हो। इसने घबराकर आंखें खोल दी और उठकर बैठ गई। इसे अपने माथे पर आए नन्हे नन्हे कतरों को हाथ की पुश से साफ करने लगी। कमरे में फैली हल्की रोशनी में इर्द गिर्द देखने लगी, फिर हाथ बढ़ाकर पूरा कमरा रोशन कर दिया। बेड से उतरकर पूरे कमरे का जायजा लेने लगी, पर कोई नहीं था। खिड़की दरवाज़ा भी बंद था। वो कमरे के बीच खड़ी थी। शायद मेरा वहम हो, कहते वो आगे बढ़ने लगी, पर बढ़ ना सकी। वो किसी के हिसार में कैद थी। वो सर से
पाँव तक लर्ज गई। फिर से किसी की सांसें अपने ऊपर महसूस हुई। वो फिर से हिलने की कोशिश करने लगी पर नाकाम हो गई। खौफ से इसका चेहरा सफ़ेद हो गया, पूर पूर कांप उठा, हाथ पीछे को बंध गए। अब सिर्फ मुंह ही था जिससे चलाकर अपना बचाव कर सकती थी, पर वैक्स की तो इसकी हर बात पहले जानता था वो क्या करने वाली है। वो चीखती चलाती इससे पहले ही इसके नाजुक होंठों पर किसी का मजबूत हाथ इसका मुंह कैद कर गया। वो बगैर आवाज के रोने लगी। रात के 2 बजे कमरे के बीचों वो कैदी बनी खड़ी थी। इससे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ महसूस हो रहा था, जिसकी वजह से इसकी आधी जान निकलने को थी। वो अंदर ही अंदर अपने माँ बाप को चला चला कर पुकार रही थी, पर इन्हें ये वहमो गुमा में भी नहीं होगा कि इस वक्त इनकी बेटी के साथ क्या हो रहा है। जैशा रोते तड़पती खुद को छुड़वाने की नाकाम कोशिशों में जारी थी। एसी में भी वो पसीने में भीग गई थी। जब कुछ भी ना कर सकी तो खुद को बेबसी से छोड़ दिया। इसके ऐसा करने पर वैक्स जो मुसलसल इसे काबू में कर रहा था मुस्कुरा दिया। आखिर हिरनी आ ही गई। भेड़िए के खसार में अल्फाज इसके कानों में पड़े, पर वो होश में होती तो समझती। वो तो खौफ से सारे हवास खो बैठी थी, सिर्फ डरी हुई हिरनी की तरह रोते हुए यहाँ वहाँ देख रही थी। जब वैक्स ने इसकी गर्दन पर अपने होंठ रखे, जयशा के पूरे जिस्म में करंट दौड़ गया। वो सुर्ख नाक और सुर्ख सुनहरी आंखों से नफी में गर्दन हिलाने लगी, पर वो वैक्स ही क्या जिसे कुछ बेबसी दिखे किसी की। वो इसे नज़रअंदाज करता है इसकी खुशबू को अपने अंदर उतारने लगा। जयशा की खुशबू ने जैसे इस पर नशा कर दिया था। जयशा ने एक दूसरी कोशिश करने के लिए सर को झटका दिया, जिस पर वैक्स को गुस्सा होने लगा। इसने इसके बालों से पकड़कर सर झटके से पीछे किया। मुंह पर हाथ ना होने की वजह से एक जोरदार चीख निकली, मम्मा। इसके साथ ही वैक्स ने अपने होंठ इसके होंठ पर रख दिए। ये आखिरी लम्स था जो इसने महसूस किया। फिर वो अपने होश और हवास खो बैठी। वैक्स ने इसे बेड पर डाला और इस पर चादर डालकर गायब हो गया। मिसिस कार्टन जो सोई हुई थी अचानक जयशा की चीख पर हड़बड़ाकर उठी और तेजी से इसके कमरे की तरफ भागी। जी बेटा, तुम ठीक हो? इसने दरवाज़ा नॉक करते पूछा, पर कोई जवाब ना आया। जी बेटा, दरवाज़ा खोला, तब भी कुछ जवाब ना आया। तो वो दूसरी कीज लेकर आई, दरवाज़ा खोलकर अंदर आई तो वो सामने ही सोई हुई थी। कमरा रोशन था, खिड़की दरवाजे भी बंद थे। शायद नींद में डर गई होगी, वो खुद से कहती चलकर इसके पास आ बैठी। जयशा का चेहरा सुर्ख आंसू से भीगा था। मिसेस कार्टर ने इसका चेहरा साफ किया और माथे पर बोसा दिया। फिर कुछ देर बैठी रही, इसके बाद लाइट ऑफ करके दरवाज़ा बंद करके चली गई। पता नहीं क्यों मुझसे हर कोई इतना जल्दी डर जाता है, कहने के साथ ही एक कहका लगाया। वो बेड पर बैठा था, अपने बालों में हाथ फेरकर जयशा की हालत पर हंस रहा था। बेटा वैक्स, तेरा क्या होगा फ्यूचर में, कहने के साथ ही बाहें फैलाकर बेड पर गिर गया। ये एक छोटा मगर खूबसूरत खुशहाल गांव था जहां माइकल और इसका दोस्त कार्टन रहते थे। माइकल एक स्कूल टीचर था और कार्टन शहर में काम करता था। माइकल का एक बेटा था वैक्स और कार्टन की एक बेटी जयशा। दोनों की बहुत गहरी दोस्ती थी। वैक्स और जयशा दोनों की आंखें सुनहरी थी। गांव के पास ही घना जंगल था और बुलंद पहाड़ थे। वैक्स एक होशियार बच्चा था, पढ़ाई और खेल में सबसे आगे होता था। गांव में सबका लाडला था, जितना खूबसूरत था इतना ही हर किसी की मदद करने वाला। जयशा में इसकी जान होती थी। दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रहते थे। वैक्स जयशा से 5 साल बड़ा था। माइकल ने एक दिन एक जख्मी बच्चे को घर लाया। इसकी हालत बहुत ख़राब थी, जिसका इलाज करने के बाद जब वो ठीक हुआ तो इससे इसका पूछा गया, जिस पर इसने बताया कि इसका कोई नहीं है और जंगल में इस पर जानवरों ने हमला कर दिया, जिससे बचते बचते वो इतना ज़ख्मी हो गया। माइकल को इस बच्चे पर बहुत रहम आया, जिस वजह से इसने इसे अपना बेटा बनाकर अपने घर में रखा और इसको मार्क नाम दिया। वैक्स और जयशा बहुत खुश थे कि इनका एक और दोस्त आ गया, पर मार्क बहुत गुमसुम रहता था, किसी से बात नहीं करता था। अचानक गांव से बच्चे गायब होने लगे और वो कहाँ गायब हो जाते थे किसी को पता नहीं चलता था। लोग इस वजह से काफ़ी खौफजदा हो गए थे। फिर उन्होंने अपने बच्चों को बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी थी और कोई दूर नहीं जाता था। फिर सब अपने घरों में ही खेलने लगे। आस्ता आस्ता मार्क भी इनके साथ खेलने लगा, पर वो सिर्फ जयशा के साथ खेलना चाहता था, जो वैक्स को कतई मंजूर नहीं था। इसलिए वो वैक्स से काफ़ी चिढ़ता था, जो वैक्स कभी महसूस कर ना सका। एक दिन वैक्स और जयशा खेल रही थी। जयशा छुप गई तो वैक्स से ढूंढ रहा था, जब एक अनजान आदमी ने इसके मुंह पर हाथ रखकर जंगल की तरफ ले गया।
वैक्स ने काफ़ी कोशिश की कि वो खुद आज़ाद करवाने की, पर इससे हट्टे कट्टे मर्द से मुकाबला ना कर सका। इसको इसे इ- वो इसको ऐसे ही उठाए जंगल में एक जख्मी शख्स जो बंद आंखें किए दरख्त से टेक लगाए बैठा था, इसकी जगह जगह से खून बह रहा था। वो आदमी से लेके इसके आगे सर झुकाए खड़ा हो गया। सरकार, हम बच्चे को लेके आए हैं। इस आदमी ने इस जख्मी शख्स से कहा। वैक्स तो इसकी हालत देखकर परेशान हो गया और इस आदमी के हाथ में काट कर खुद को छुड़वा कर इसके पास आए और उससे कहने लगा, अंकल आप ठीक है, आप आए मेरे घर ही करीब है, वहाँ मैं आपकी मदद करके आपको ठीक कर दूंगा। वैक्स अपने यहाँ लाने का यही मकसद समझा। इस जख्मी शख्स के पास बैठकर बोला और इस खड़े शख्स से कहा जो दासी का पुतला बना खड़ा अपने सरकार को देख रहा था, आप देख क्या रहे हैं, इसे उठाने में मदद करें, घर में हम इसका इलाज करेंगे। इसके कहने पर इसे जख्मी शख्स ने अपनी नीली आंखें खोलकर मुस्कुराकर से देखा, फिर अपने सामने खड़े आंसू बहाते आदमी को, जिस पर वो भी उदासी से मुस्कुरा दिया। नहीं बच्चे, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। वैसे भी मेरे बाद तुम्हें ही सब कुछ संभालना है, फिर भी मैं तुमसे पूछूंगा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? इस जख्मी शख्स ने वैक्स से कहा, जिस पर वैक्स ने फौरन ही हाँ में सर हिलाया। आप बच्चे पूछोगे नहीं कि मैं कौन हूँ? वो शख्स फिर बोला, नहीं अंकल, आपको इलाज की ज़रूरत है, आप चलो हमारे घर। वैक्स फिर से कहा, बच्चे मेरी अब ज़िंदगी ख़त्म है, अब से तुम्हारी ज़िंदगी शुरू होने वाली है। इसलिए मैं जो कह रहा हूँ उसे गौर से सुनो, तुम्हें पता होना चाहिए कि आगे तुम्हारी ज़िंदगी क्या होगी। इस शख्स ने संजीदगी से कहा, जिस पर वैक्स को भी मतवज्जो होना पड़ा। मैं एक भेड़िया हूँ, सबसे ताकतवर और शक्तियों वाला। इसके कहने पर वैक्स को बिल्कुल यकीन नहीं आया, जो इसके चेहरे पर साफ जाहिर हो रहा था। इसे लगा ये शख्स पागल है, कोई इंसान भेड़िया कैसे हो सकता है? इसने दिल में सोचा, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। वैक्स, मेरे बाद तुम इस भेड़ियों के सरदार बनोगे। मैं अभी यकीन नहीं दिलाऊंगा। वक्त तुम्हें सब कुछ सिखा देगा, और याद रखना, तुम्हें हमने भेड़ियों का सरदार चुना है मिलकर, और तुम हमारे इस फैसले को अपनी बुलंदियों पर ज़रूर पहुंचाओगे। वो फिर रुका, गहरा सांस लेकर बोलने लगा, और उसे बोलने में तकलीफ़ हो रही थी। तुम्हें मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि तुम्हारा मकसद सिर्फ वैलेंस को मारना होगा। वो एक शैतानी ताकतों वाला एक वम्पायर है, सबसे बड़ा और ख़तरनाक। वो खुद ही तुम्हारे रास्ते में आएगा, इसके सीने में लगा हमारा खंजर इसे तुम तक लाएगा। इस पर हम दो भेड़ियों ने हमला किया है, जिससे वो काफ़ी ज़ख्मी हो गया है, पर अब इस पर तीसरा वार तुम करोगे, जिससे इसका खात्मा होगा। वो एक मासूमों का खून पीने और लंबे परों वाला वम्पायर है, पर इसकी ज़्यादा तवज्जो इस इंसान पर होती है जो भेड़ियों के दिल के करीब हो, और इसके साथ काफ़ी दगाबाज भेड़िए भी साथ हैं जो तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाने की हर वो कोशिश करेंगे, जिससे तुम टूट जाओ और अपने मकसद से लड़खड़ा जाओ। और मुझे यकीन है तुम अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होगे, और मेरी दुआ भी है तुम अपनों की हिफाजत कर सको। मुझे माफ़ करना बच्चे, मैं तुम्हारी ज़िंदगी इतनी मुश्किल में नहीं बनाना चाहता था, पर शायद कुदरत ही इस शैतान को तुम्हारे हाथों ख़त्म करवाना चाहती है। इसने कहकर दूसरे आदमी को इशारा किया जो वैक्स के पीछे आ गया, और इसके मुंह पर मजबूती से हाथ रख दिया। वैक्स ने फड़फड़ाकर इसके हाथ में अपने छोटे छोटे नाखून गाड़ दिए, और फिर इसका हाथ हटाना, फिर इसकी जान तब निकली जब वो शख्स जिससे वो हमदर्दी कर रहा था, इसके मुंह से लंबे नोकदार दांत निकले और इसके पूरे जिस्म पर काले बाल आ गए। ये देखकर वैक्स चलाना चाहता था, पर वो कुछ ना कर सका, और इस जख्मी शख्स ने अपने लंबे नोकदार दांतों से इसकी गर्दन पर काट दिया। फिर बंद होती आंखों से इसने इस जख्मी आदमी को खाक होते देखा और खुद को किसी के बाजू में। वैक्स को होश आया तो इसने देखा कि वो अपने घर में था, पर ये देखकर इसे हैरत का झटका लगा जब सब इसके पास और कुछ दूर बैठे परेशानी से इसे देख रहे थे। इसकी माँ रो रही थी और बाप इसे होश में आता देखकर इसकी तरफ लपका और एक जोरदार थप्पड़ दे मारा, जिससे इसके मुंह से खून आ गया। कार्थर ने इसे पकड़ लिया, वरना वो इसे लोगों की बजाय अपने हाथों से मार देता।
छोड़ो मुझे कारथन, मैं इसका खून कर दूंगा। इसने इतने मासूमों की जान ली है, ये एक जानवर है, लोगों की बजाय मैं इसे मारना पसंद करूंगा। ये कहता फूट फूट कर रो दिया और ज़मीन पर बैठता चला गया। वैक्स अपने बाप की हालत और इल्ज़ाम पर मरने जैसा हो गया था। नहीं पापा, मैंने किसी को नहीं मारा, वो रोते हुए कहने लगा। जब यकदम माइकल धाड़ा, बंद करो अपनी बकवास, तुम एक जानवर हो, एक भेड़िया हो, तुमने इतने बच्चों की जान ली है, बाहर सब तुम्हें ख़त्म करने मारने के लिए खड़े हैं। क्या करूं मैं तुम्हारा, कैसे अपने हाथों से दूं तुम्हें इन लोगों को जिनके तुमने बच्चों को नोचा है? कैसे दिखाऊं तुम्हें कुचलते, कैसे देखूं तुम्हें कुचलते हुए? वो रोता चलाता वैक्स से कह रहा था और वैक्स की माँ बेहोश हो गई। जायशा भी समझ नहीं रही थी कि वो इसके दोस्त को भेड़िया क्यों कह रहे हैं। वो भी सबको रोता देखकर रोने में मसरूफ थी। कोई वैक्स की बात सुनने को नहीं था। सब कह रहे थे कि इसने इतने खून किए हैं, पर वो तो जब बेहोश हुआ था, फिर अब होश में आया था। भला वो कैसे किसी की जान लेगा? फिर कारथन और इसके बाप ने मिलकर इससे रातों रात ही भिगाना ही सही समझा। आखिर बाप था, कुछ भी हो, अपने बेटों को यूं लोगों से कुचलता नहीं देख सकता था। और बेटा भी, एक ही माँ को भी वो अपने बेटा समझता था। इसके साथ ऐसा होता तब भी वो यही करता। दिन को लोगों से कह दिया कि इसे भी होश नहीं आया, पर जब रात होती तो इसके बाप ने रोते ज़बरदस्ती इसकी माँ के सीने से इसे खींचकर अलग किया। वो रोता रहा, इसने किसी को नहीं मारा, चीखता रहा, पर इसके बाप ने इसकी एक नहीं सुनी और इसे घर के पीछे दरवाजे से भागने को कहा। जायशा इससे चिमट गई, वो अपने दोस्त को कहीं नहीं जाने देगी कहती रोती रही, पर माइकल ने इसे वक्त से अलग कर दिया और इसे जाने का कहा। वो नहीं जाना चाहता था, इसे डर लग रहा था अपने माँ बाप की छाँव से अलग होकर, पर इसे जाना पड़ा क्योंकि माइकल ने खुद को मारने की धमकी दी थी। मार्क एक साइड पर खड़ा सब कुछ खामोशी से देख रहा था, जैसे इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कोई मरे या जिए, वो सब पर एक अलवदी नज़र डालकर 10 साल की उम्र में रात को अंधेरे में अपने घर की दहलीज पार की। पिछले दोनों घरों में कहराम मच गया था। वो रात के अंधेरे को अपनी टॉर्च की रोशनी से चीरता आगे बढ़ रहा था, जब पीछे से लोगों के पैरों और पकड़ो इससे की आवाज़ें आई। वैक्स ये सब देखकर डर गया और रोता अपने माँ बाप को चलाता पुकारता भागने लगा। वो लोग तेज भाग रहे थे, इससे तक पहुंचने वाले थे। वो इस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते पर भागा। फिर मामा की पुकार के साथ वो गिरा और टॉर्च इसके हाथ से कहीं दूर जा गिरी। लोग भी करीब आ रहे थे, इसलिए वो टॉर्च को छोड़कर ऐसे ही भागा। अंधेरे में वो बिना देखे तेज तेज भाग रहा था, जब एक आखिरी पुकार के साथ वहां एक माँ की सांस से टूटी। यहाँ वैक्स इस गांव में अपनी आखिरी माँ बाप की पुकार के साथ अंधेरे में ना दिखने वाली खाई में जा गिरा। वैक्स के मरने की बात पूरे गांव में फैल गई। इसका बाप बिल्कुल सिर्फ सांस लेने वाला मुर्दा वजूद बन गया। वहीं कारथन भी टूट चुका था, वो गिरने से बेहोश हो गया था। फिर जब इसे होश आया तो वो एक चारपाई पर लेटा हुआ था। वो घबराकर उठ बैठा और रोने लगा, जब इसके कान में एक आवाज़ आई, रो नहीं बच्चे, तुम अपनी दुनिया में हो, यहाँ तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। इसने जल्दी से गर्दन मोड़कर देखा तो हैरान रह गया। ये तो वही था, इसे जख्मी शख्स के पास ले जाने वाला। वो एकदम गुस्से में आ गया। क्यों काटा था मुझे इसने, क्यों मरवाए मुझसे बच्चे, क्या गुनाह किया था इन बच्चों ने? वो कहता रो पड़ा। शायद सबके कहने पर वो भी अपने आप को समझ रहा था कि इसने बच्चों को मारा है। पहली बात, तुमने इन बच्चों को नहीं मारा, और दूसरी बात तुम अब हमारे सरदार हो। तुमसे चाहकर भी किसी बेगुनाह का खून नहीं हो सकता। मुझे अपने माँ बाप के पास जाना है। वो जिद करने लगा। अगर तुम वहाँ गए तो लोग तुम्हें मार देंगे और तुम्हारे माँ बाप को भी। फिर इस डर से वैक्स यहीं रहने लगा, अपनों से दूर। वक्त काफ़ी गुजर गया। वैक्स अपने अब 19 साल का हो गया था। इस वक्त में इसे काफ़ी कुछ जान लिया था अपने बारे में और अपनी हकीकत को भी तस्लीम कर चुका था। वो एक सबसे ताकतवर और चालाक भेड़िया था। इसकी नीली आंखों में जादू भी था। एक दिन इस आदमी की मौत हो गई तो वैक्स को आज़ादी मिली अपने माँ बाप से मिलने की, जायशा को देखने की। इसने वो लम्हा नागुज़र हुआ जिसमें
जिसमें इनको ना याद किया हो, वो अपनी अपनी तैयारी करके अपने गांव के लिए निकला। वो काफ़ी बदल चुका था, पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गया था, इसकी सुनहरी आंखें नीली हो गई थी, जिससे तो बिल्कुल इस वैक्स से दूसरा लड़का लगता था। वो खुशी खुशी दिल में काफ़ी जज्बात लिए आया, पर यहाँ अपना गाँव देखकर इसकी आंखें लाल हो गई। सिर्फ मैदान ही मैदान था। वो धाड़े मारने लगा, ज़मीन पर बैठा रोने लगा। इसका दिल इस बात पर दर्द करने लगा था कि अब वो कहाँ ढूंढे इन्हें। वो अभी ज़मीन पर बैठा था जब इसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ और साथ ही आवाज़ आई, वैक्स। इसने अपनी सुर्ख आंखों से देखा तो वो कोई ग्रे आंखों वाला लड़का था। इसकी आंखों में आंसू थे, इसके दिमाग में धमका हुआ मार्क। वो कहता इसके गले लग गया। इसे अपने माँ बाप से मिलने की एक किरण नजर आई। मार्क यहाँ से सब कहाँ चले गए, इसने रोते हुए पूछा तो मार्क गम और कर्ब से इसे देखने लगा। कुछ देर के बाद वो मुंह मोड़े इसे सब कुछ बताने लगा, जिससे से वैक्स की रूह फना होती जा रही थी। वैक्स, तुम्हारे जाने के दुख में ममा तो इसी रात ही चल बसी थी। फिर जब पर फिर जब तुम्हारे मरने की बात गांव वालों की, जिससे डेड बॉडी जिससे डेड भी जिंदा लाश की तरह हो गए थे, फिर ये बात भी खुल गई कि वैक्स पर जो बच्चे गायब करने का इल्ज़ाम लगाया था, वो वैक्स ने बच्चे नहीं मारे थे, बल्कि वो रुका। फिर बोला अंकल कार्थर ने दूसरे भेड़ियों से गायब करवाए थे। अंकल कार्थर ने दूसरे भेड़ियों से गायब करवाए थे। और जब ये बात खुल गई गांव में, तो इसने भेड़ियों से गांव वालों पर हमला करवा दिया और कोई बच ना सका। हर जगह खून और चीखें थी। मैं कैसे भी करके डैड को बचाकर निकला, पर वो ज़्यादा चल ना सके और मुझे कसम देकर जाने का कहा, पर मैं जाना नहीं चाहता था। भेड़िए भी करीब आ रहे थे, फिर मुझे मजबूरन जाना पड़ा और फिर भी खुद को ना बचा सका भेड़िए के हमले से, और आज मैं खुद एक भेड़िया हूँ। मार्क ने आंसू बहाते हुए सारी कहानी से बताई। वैक्स तो साकत खड़ा था, मुराद मुर्देपन से सब कुछ सुन रहा था। एकदम धाड़ा जिससे मार्क दूर जा गिरा। तुमने क्यों मेरे बाप को छोड़ा, क्यों? वो मार्क को बुरी तरह पीटने। फिर मार्क ने इसे खुद से दूर किया। इसे यकीन नहीं हो रहा था कि वैक्स इतना ताकतवर होगा। वो भी धाड़ा तो क्या करता मैं, उन्होंने खुद चले जाने का कहा। मार्क गुस्से से कहता चला गया, चेहरे पर से खून साफ करता। वैक्स वही जमीन पर रोता बैठता रहा। फिर एक अज़म से जमीन को चूम कर कहा, जिसने भी आप लोगों को मिटाया है, ऐसे ही मैं इसे मिटाऊंगा। इस दुनिया से जरे जरे को मिटा दूंगा। फिर काफ़ी साल बाद इसे जैशा मिली। ये देख कर इसे झटका लगा। मार्क भी इसके साथ था। इन दोनों के बारे में मालूम करवाने पर पता लगा कि दोनों दोस्त हैं और इनकी दोस्ती को 2 साल हो गए हैं। फिर एक दूसरे के दिल में जज्बात रखते हैं। ये सब वैक्स को आग लगाने के लिए काफ़ी था। इसने जैशा को हमेशा अपने लिए सोचा था, इसके दिल में हमेशा अपने लिए जज्बात देखना चाहता था, पर यहाँ तो वो इससे याद नहीं। इसने सोचा था कि अगर मार्क जो कह रहा है वो सच होगा, तो वो कार्थन को अपने इंजाम तक पहुंचाने के बाद जैशा को इसे सबसे दूर ले जाएगा, जहां इन दोनों के अलावा कोई ना हो। पहले इसे कार्थन चाहिए था, पर माँ को तो पता है कि जैशा कार्थन की बेटी थी। अगर वो इसे मिल गई थी तो इसे क्यों नहीं बताया। वो खुद पर माँ का एक जाल महसूस करने लगा। इसे जैशा को तो इससे अलग कर दिया था। अब सिर्फ कार्थन से सब कुछ जानना था, पर वो पता नहीं कहाँ था, किस शहर में था, पता नहीं चल रहा था। बस अब इतना इसे पता था, मंजिल के करीब है वो। मार्क गुस्से से पागल हो रहा था। वैक्स ने इसे इतना बड़ा धोखा दिया। इसे मीशा की लाश को जैशा की लाश कह दिया था और वो इतना बेवकूफ़ निकला, इसे पहचान ना सका। इतने सालों बाद, इतनी मेहनत के बाद इसने जैशा के दिल में कुछ जज्बात पैदा किए थे, वो भी वैक्स ने ख़त्म कर दिए होंगे। पर वैक्स, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब आखिरी बाजी होगी, जी या तेरी या मेरी, वो कहता शैतानियत से कहका लगाया। अब सिर्फ आखिरी शिकार करना होगा कार्थन। हाँ हाँ। वो बेचैनी से यहाँ वहाँ टहल रहा था। इसके अंदर तक बेसुकूनी फैली हुई थी, जिसके वजह जैशा थी। काफ़ी दिनों से यूनिवर्सिटी नहीं आ रही थी। पता करने पर मालूम हुआ वो शदीद बुखार में है। इसे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो इसे देखना चाहता था, इससे मिलना चाहता था, पर कैसे करता। अगर पिछली दफ़ा की तरह गया तो वो बुखार में आई थी। अब पता नहीं क्या हो जाता। क्या करूं, कोई रास्ता मिल जाए, पर कैसे मिले। वो खुद से बोला, क्यों ना मैं इसे सब कुछ सच बता दूं। मैं इसका वैक्स हूँ। इसने सवाल किया। नहीं नहीं वैक्स, क्या पता वो फिर से तुमसे दूर हो जाए, क्या पता वो भी तुम्हें इन्हें बच्चों का कातिल समझती हो। इसके दिमाग ने जवाब दिया, नहीं वैक्स, वो तुम्हें ऐसा नहीं समझती होगी। वो तुम्हारी जी है जो हर दर्द में तुम्हारे साथ थी, और फिर आज नहीं कल तो तुम्हें सब कुछ बताना है, दिल की बात। पर वो राजी हो गया।
दिमाग अपना मुंह लेकर चुप हो गया। वैसे भी इसकी चलती कहाँ थी जी के मामले में, और हम दोनों फिर से एक हो जाएंगे। वो बड़बड़ाता दिलकश अंदाज में मुस्कुराता हुआ सुकून से बैठ गया। बेचैनी कहीं गायब हो गई थी, इसके अंदर तक सुकून था। अब बी रेडी जी, आ रहा है तुम्हारा वैक्स तुम्हें अपना बनाने। अब इसको सिर्फ रात का इंतजार था। वो बिना आवाज़ की खिड़की से अंदर आए। कमरे में एक नज़र डाली तो वो कमरे में नहीं थी। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। ये कौन सा टाइम है बाथ लेने का? वो बाथरूम के बंद दरवाजे को देखकर बोला और कमरे के दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। अब वो सीधा जाकर सोफे पर बैठ गया। जब पानी गिरने की आवाज़ बंद हुई तो वो वक़्त लिए बाथरूम की दीवार से लगकर खड़ा हो गया। जी को मिसिस कार्थर ने शावर लेने को कहा था। वो 3 दिन से बीमार थी। वो मुसलसल बड़बड़ा रही थी बुखार में, छोड़ो मुझे। वो खुद इस रात को जो हुआ इसे ख्वाब समझती थी। जिससे वो जैसे बाथरूम से बाहर निकली, पीछे से वैक्सीन से घेरे में लेकर मुंह पर हाथ रख लिया। इसे डरने से पहले इसे आईने के सामने ले आया। ज़ेशा वैक्स को अपने कमरे और इतने करीब देखकर गुस्से से लाल पीली हो गई। चलाना नहीं, मैं तुम्हें कुछ सरप्राइज़ देने आया हूँ, और अगर तुम चलाई तो जो यूनिवर्सिटी में तुम्हारे साथ किया इससे भी बढ़कर कर जाऊंगा। वो इसके भीगे चेहरे को आईने में देखता कान में सरगोशी करने लगा। इसके कहने पर ज़ेशा जो चलाकर अपनी मम्मा को बुलाना चाहती थी एकदम बोलती बंद होगी। इसकी वैक्स ने आस्था से इसके मुंह से अपना हाथ हटाया और अपनी धमकी के काम पर मुस्कुराने लगा। फिर इससे दूर हटकर खड़ा हुआ और इसका रुख अपनी तरफ किया। ज़ेशा इसे नहीं देख रही थी। इसकी नज़र दरवाजे पर थी कि काश इसकी माँ आ जाए और इसे वैक्स की हरकतों से बचा ले। मैंने दरवाज़ा लॉक कर दिया है, वो नहीं आ सकेंगी, वो शरारत से कहता हंसने लगा। फिर यकदम चुप हुआ तो ज़ेशा आंखें फाड़ फाड़ के इसे देख रही थी, जिससे वैक्स के अंदर हलचल सी मच गई। अब अगर ऐसे देखती रहोगी तो मुझ पर इल्ज़ाम मत देना मैंने कुछ गलत कर दिया। वो इसकी बात समझकर सुर्ख हो गई, एक झटके से पीछे हटी, जिससे इसके भीगे बालों की बूंदें वैक्स के चेहरे पर लगी। वो अपने भीगे सुनहरी बाल और भीगे सुर्ख चेहरे के साथ ऐसे लग रही थी कि किसी को भी तबाह कर सकती थी। वैक्स ने अपने आप को संभाला और नजरें फेर कर अपनी बात की तरफ आया। मैं जो पूछूंगा क्या तुम मुझे इसके सही जवाब दोगी? वैक्स ने इससे सवाल किया, जिस पर जी ने नफी में सर हिलाया और जल्दी से जाने लगी। वैक्स को इस पर गुस्सा आ गया और इसे हाथ से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और वही हाथ से कमर से पकड़कर खुद से करीब कर लिया। तुमसे सीधे तरीके से बात ही नहीं करनी चाहिए, अब आएगी अक्ल ठिकाने। वो इसका चेहरा ऊपर करके बोला। ज़ेशा इससे जल्दी से दूर जाना चाहती थी। अभी इसे यूनिवर्सिटी वाला मंजर भी नहीं भूला था। पहले तो यूनिवर्सिटी तक पीछा था, अब घर तक आ गया, और वो भी कमरे में। अगर इसके हाथ में पत्थर होता तो इसका सर फाड़ देती। वो खुद को इससे दूर करने लगी। चे बाकी के अल्फाज इसके मुंह में वैक्स ने बंद कर दिए। इसकी कमर पर वैक्स की पकड़ और मजबूत होती जा रही थी। वो दोनों हाथ वैक्स के सीने पर रखे इसे दूर करने की कोशिश कर रही थी। इसका सांस उखड़ने लगा। इसने वैक्स को धिक्का दिया और लंबे लंबे सांस लेने लगी। वो सुर्ख टमाटर हो गई थी जब फिर से वैक्स ने अपनी तरफ खींचा और इसे लगा वो मर जाएगी। अब दोगी जो? अब वैक्स की मुस्कुराती आवाज़ इसके कान में पड़ी। ना चाहते हुए भी इसने हाँ में सर हिलाया। इसे वो जहर से भी ज़्यादा जहरीला लगा। क्या कोई ऐसा जिसे तुम अपना दोस्त मानती हो दिल से? कोई ऐसा जिसे तुम एक पल भी ना भूली हो? कोई ऐसा जो तुम्हें हर लम्हा याद रहा हो, जिसे तुमने भुलाने की कोशिश ना की हो? क्या कोई ऐसा है जिसे तुम आज भी कहती हो वो तुम्हें मिल जाए? क्या कोई ऐसा दिल के करीब हो जिसे सब ने गलत कहा हो पर तुमने इसे सच्चा माना हो? याद है क्या तुम्हें ज़ेशा, कोई था जिसका दिल हर लम्हा तुम्हारे करीब रहने को करता था? तुमसे अलग होने का तो उसने सोचा भी नहीं था। क्या ऐसा कोई था? बताओ मुझे जी। इसकी पकड़ में शिद्दत थी। वो करब से अपने बारे में पूछ रहा था। इसे डर था कि कहीं वो इसे याद ही ना हो। ज़ेशा अपनी दर्द भरी आंखों से इसे देख रही थी, एक हमेशा की तरह, जिसके लिए गिरने वाला आंसू आज इस पर ही गिरा था, जिसकी याद पर जिसकी मासूम बीते पलों पर निकलता था। हाँ था नहीं है, वैक्स है वो। हर गुजरते साल, हर गुजरते महीने, हर गुजरते दिन, हर गुजरते घंटे, हर पल वो मेरे साथ है। कोई था नहीं, वैक्स है, जिसके आने की दुआ मैं हर दिन करती हूँ। वो आज भी जिंदा है, वो कहीं ना कहीं है। वैक्स वो सिर्फ इसकी दोस्त भूल गई है। वो कहते फूट फूट कर रोती बैठती चलेगी। वो चीखता रहा, कहता रहा इसने कुछ नहीं किया, फिर भी इसे अलग कर दिया गया अपनों से। इससे इतनी उम्र में सब खुशियाँ छीन लेगी। इसे जालमों
खुशियाँ छीन ली गई, इससे ज़ालिमों ने ख़त्म कर दिया। मैं तब भी इंतज़ार करती रही। फिर वो हिचकियों से रोते बताने लगी। फिर इसके भाई ने बताया कि वो सिस्की के इसकी लाश को इसने खुद दफनाया था, पर अब भी मुझे इंतज़ार है, पागलों वाला इंतज़ार, कि एक ना एक दिन वो हर बात को झूठ साबित करके आएगा और वो कहेगा कि देखो मैं ज़िंदा हूँ, देखो वैक्स ज़िंदा। वो रुकी और सर उठा के से देखा, दोनों की नज़रें मिली। वैक्स तुम्हें कैसे पता, कि वो मुंह में ही बड़बड़ाई और उठ खड़ी हो गई। अब वैक्स से बर्दाश्त होना नामुमकिन था। इसने अपनी आंखें मूंद ली। सुकून की एक लहर इसके अंदर तक फैलती चली गई। वो बहुत पुरसुकून हो गया था। वो इससे बड़ा नहीं है, वो इससे कातिल नहीं समझती। इसने अपनी बाहें फैलाई। हाँ जी, वैक्स जिंदा है, तुम्हारा वैक्स जिंदा है। इसने भी तुम्हारी तरह हर पल अजियत में गुजारा है। अब माँ, तुम्हारा जाल टूट गया। अब तुम किसी की ज़िंदगी को यूं तबाह करने के लिए नहीं बचोगे। इसे दिल में एक अज़म किया। वो भी यकीनी से इसे देखती रही। क्या कभी ऐसा भी होता है कि जिसके लिए आप रोज़ दुआएं मांगे, वो इसकी आने की एक भी किरण नज़र ना आए, फिर अचानक वो आ जाए। वो यकदम इसके सीने से लगी रोती चली गई। वैक्स इसे अपने भेड़िए से लेकर हर बात इसे बताने लगा, सिर्फ इस पर किए हमले और माँ की गद्दारी के। वैक्स मुस्कुराता हुआ इसे चुप कराने की कोशिश करता रहा, और जब इसके आंसू फिर भी ना रुके तो वैक्स ने इसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरकर अपने सुर्ख लबों से इसका बहता समंदर अपने अंदर उतारने लगा। इसकी हरकत पर इसके आंसू यकदम रुके और वो ब्लश करती चेहरा अपने हाथों में छुपा गई। इस पर वैक्स का कहका लगा, वैक्स चलो मामा से मिलो, वो तुम्हें बहुत याद करती हैं। वो मिलेगी तो मेरी तरह इसे भी शौक लग जाएगा। पापा तो बहुत खुश होंगे, पर वो आएंगे पता नहीं कब। वैक्स को पता था कि कार्थन के बारे में किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। वैक्स का फ़ोन बजने लगा। इसने एक नज़र जैशा को देखा, इसके माथे पर लब रखी और बोला, अब जल्दी ही मिलेंगे, हमेशा एक होने के लिए। अब वैक्स को कोई जायशा से अलग नहीं कर सकता, और आंटी और अंकल से भी जल्दी ही मिलेंगे। मोबाइल पर वैक्स के आदमी थे जिनको इसने कार्थन को ढूंढने के लिए भेजा था, और कार्थन मिल गया था इसके फ्लैट पर इसके आदमियों के साथ। वो एक नज़र जायशा पर डालकर जिस रास्ते से आया था इसी रास्ते से वापस चला गया। आज फिर वो अपनी बदसूरत शक्ल के साथ लिज़ी के सामने था। वो थर थर कांप रही थी। इसने कहा कि वो जैशा को यहाँ बुलाए। इसने कांपते हाथों से जैशा को कॉल मिलाई। जी जो वैक्स के जाने के बाद बैठी इसके बारे में सोच रही थी, जब लिज़ी का नंबर मोबाइल स्क्रीन पर जगमगाने लगा। इस दिन के बाद आज इसकी कॉल आ रही थी। इसका दिल तो नहीं कर रहा था कॉल पिक करने को, पर इसे किसी को इग्नोर करना अच्छा नहीं लगता था। इसने ओके करके कान से लगाई और हेलो कहा। जी प्लीज़, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं यहाँ अकेली खड़ी हूँ, मेरी हेल्प कर दो प्लीज़, से जल्दी आ जाना। इसने जगह का नाम बताया जो एक सुनसान और जंगल के करीब थी, और रात में और भी खौफनाक हो गई जगह। लिज़ी वहाँ क्या कर रही है, ये सवाल इसके दिमाग में आया। पर तुम वहाँ क्या कर रही हो इतनी रात को? उसको तो सोचते ही खौफ आ रहा था जगह से। वो मैं तुम्हें बताऊंगी, प्लीज़ जी जल्दी आ। इसका जुमला मुकम्मल होने से पहले ही इसकी चीख निकली, जो जैशा को यहाँ पर भी हिलाकर रह गई। इसके साथ ही इसकी कॉल कट गई। जैशा का मोबाइल बेड पर फेंक कर जल्दी से भागी, अपनी माँ को बताए बगैर गाड़ी स्टार्ट की और तेज़ भागने लगी, बगैर सोचे कि वो एक लड़की है, लिज़ी को क्या बचाएगी। लिज़ी जो जैशा से बात कर रही थी, इसे यहाँ बुलाने की कोशिश कर रही थी। वैलेंस का काले नाखूनों वाला हाथ अपनी कमर पर महसूस करके इसकी चीख निकल गई और मोबाइल हाथ से गिरकर टूट गया। वो खुद को कोस रही थी जब इसे वैलेंस से दोस्ती की, और इस दिन वैलेंस का भयानक चेहरा सामने आया और वो बिल्कुल इसकी कैद में आ गई थी। फिर इसका जो भी बुरा काम होता वो लिज़ी ही करती। इसके डर से अब तक वो बची हुई थी, क्योंकि इसे जैशा को फंसाना था, पर अब वो भी आ रही थी। अब वो बच पाएगी या नहीं? वैलेंस वैक्स को कमज़ोर करके मारना चाहता था, जैसे इसने दूसरे भेड़ियों के साथ किया था। इनकी कमज़ोरी इनके अपने होते हैं, और इनको ही ख़त्म करके वो इन्हें ख़त्म करता था। वो थर-थर कांप रही थी, अपने बचने की दुआ कर रही थी, पर ये भूल गई थी कि अपने आप को बचाने के लिए इसने कितनी मासूमों की जान ली थी। हर बार वो कैसे बचती। अब तो वैलेंस का काम भी पूरा हो गया था। अचानक इसके लंबे काले दांत लिज़ी के गर्दन में घुस के इसकी चीखें पूरे माहौल को और खौफनाक बना गई थी।
वैक्स जो अपने फ्लैट की तरफ जा रहा था, अचानक इसका दिल घबराने लगा, वो तेजी से धड़कने लगा, इसे बेचैनी सी महसूस हो रही थी। इसने मुंह से खुद ब खुद ज़ायशा का नाम निकाला। जी, क्या वो ठीक है? कहीं वैलेंस नहीं, नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता। इसे पता था वैलेंस कुछ भी कर सकता है इसे मारने के लिए, फिर भी वो खुद को तसल्ली देने लगा, वो कर सकता है कुछ भी, मुझे ज़ायशा के पास जाना होगा। वो खुद से बोला और मोबाइल निकाल कर अपने आदमियों से कह दिया कि कारथन को छोड़ दें, और खुद भागने लगा ज़ायशा की तरफ। जब इसके ऊपर वैलेंस की शक्ल के वम्पायर अपने बड़े परों से मंडलाने लगे और कुछ ने इसे चारों तरफ से घेर लिया था। ये सिर्फ इससे ज़ायशा तक ना जाने के लिए था। इसकी नज़र जैसे ही ज़मीन पर गई, चांद की रोशनी में सड़क पर सिर्फ इसकी परछाई थी और इनमें से किसी की भी नहीं थी। मतलब वैलेंस यहाँ इनमें नहीं था, वो ज़ायशा के पास। यहाँ ज़ायशा को इसके दिमाग में सवाल बिखरने लगे। लिज़ी नहीं, वो चीखा, इसकी चीख आसपास की हर चीज़ को दला कर रहेगी। मुझे कैसे भी करके ज़ायशा तक जाना होगा। इसने आंखें बंद करके कुछ पढ़कर कारथन के पूरे घर का जायज़ा लिया, पर वो वहाँ नहीं थी। मतलब वो बाहर थी, पर कहाँ? ज़ायशा कहाँ? वो धाड़ा, अगर इसे कुछ हुआ तो मैं वैलेंस तुम्हारी नस्लें कुचल दूंगा, वो ज़ोर से बोला, जिस पर सब परछाइयों का कहका लगा। अब इसे ज़ायशा तक पहुँचने के लिए दिमाग लगाना था। इसे वैलेंस की परछाइयों को देखकर सोचा, इसका चेहरा और आंखें सुर्ख थीं। अगर वो गलत रास्ते पर गया तो इसे ये परछाइयाँ कुछ नहीं करेंगी। अगर वो सही रास्ते पर गया तो वो ज़रूर इसे रोकने की कोशिश करेंगी, और इसी का फ़ायदा उठाकर इसे ज़ायशा तक पहुंचना था। वो सोचकर भागने लगा, और वो परछाइयाँ भी कोई इसे चपड़ने की कोशिश करती तो कोई आगे आकर हमला करती, पर वो इससे बचता। ज़ायशा की खैरियत की दुआ करता भागता रहा। चांद की रोशनी, दोनों तरफ घना जंगल जिनमें से जानवरों की दहाड़ने की आवाज़ें आ रही थी। वो भागता हर चीज़ को चीरता आगे बढ़ रहा था। आगे दो रास्ते थे, एक पर वो परछाइयाँ रास्ता रोके खड़ी और दूसरा खाली था। वो इस रास्ते की तरफ बढ़ा तो उसे थोड़ा सा रास्ता मिला। इसके दिमाग में आया, नहीं ये नहीं। वो वापस मुड़ा और इस खाली रास्ते पर भागा। पीछे वो भी चीखती इस पर झपटी। ज़ायशा तेज गाड़ी भगाती लेज़ी तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। वो अपने घर से काफ़ी दूर आ गई थी। अगर इसके हवास काम करते, अपने आसपास का माहौल देखती तो वही खौफ से बेहोश हो जाती, पर इसकी सारी तवज्जो लिज़ी की तरफ थी। वो कैसे भी करके इस तक पहुंचना चाहती थी। वो सोचों में गुम तेज़ रफ्तारी से गाड़ी भगा रही थी, जब एक झटके से गाड़ी रुकी। ये झटका गाड़ी को नहीं, जैसे इसे लगा था। वो परेशान हो गई, काफ़ी चलाने की कोशिश की, पर गाड़ी स्टार्ट ना हुई। घबराहट से इसका बुरा हाल था। इस हालत में भी वो लिज़ी की खैरियत की दुआ करती पैदल ही भागी। भागते भागते वो एकदम रुकी। बीच रास्ते में कोई इंसान किसी पर झुका कुछ कर रहा था। रात की स्याही की वजह से इसे काला लगा, पर चांद की रोशनी में मंजर साफ था। आ गई ज़ायशा। वैलेंस की आवाज़ इसके कानों में पड़ी। वो चौंक उठी। वैलेंस यहाँ क्या कर रहा है, और वो इसे पर क्यों झुका हुआ है ज़मीन पर? ऊपर से कैसे पता वो यहाँ आ रही थी? किसे पता वो यहाँ आ रही थी? लिज़ी कहाँ? इसने तो इसी जगह का कहा था। ऐसे सवाल इसके दिमाग में चलने लगे। वैलेंस की गर्दन मुड़ी तो ज़ायशा की चीख निकल गई। वो उछल कर दूर हटी। वैलेंस की सफ़ेद जैसी शक्ल पर काले चीर और लाल आंखें, लंबे दांत जिससे खून टपक रहा था, और वो जिस पर झुका हुआ था वह लिज़ी की लाश थी जिसमें से वो खून पी रहा था। वो वैक्स को पुकारती वो पीछे भागी। जब पीछे किसी से टकराई, इसने डरते सर उठाया तो वो वैलेंस था। वैक्स प्लीज़ मुझे बचा लो। वो वैक्स को बचाती जल्दी से पीछे मुड़ी और एक ठाक की आवाज़ के साथ मुंह के बल नीचे गिरी। इसके मुंह से खून निकलने लगा। वो मुड़ी और हाथों की तीलियों की मदद से पीछे हटने लगी। आंसू लड़ियों की सूरत में बह रहे थे। वो सिसक रही थी, वैक्स को पुकार रही थी। थोड़ी देर पहले जो लिज़ी के लिए दुआ कर रही थी, अब वो वही दुआ अपने लिए मांग रही थी। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैंने क्या किया है प्लीज़? वो सिसकती कहती पीछे को होने लगी। वैलेंस का एक कहका लगा जो इसकी तरफ ही खौफनाक था, इसकी तरह ही खौफनाक था। क्या किया है? वो हंसा। कुछ नहीं किया तुमने। मुझे मेरी ज़िंदगी चाहिए जिसके लिए तुम्हें मारना बहुत ज़रूरी है। मैं तो तुम्हें बहुत आसान मौत देना चाहता था, पर तुम्हें ही शौक था ऐसी मौत का। ज़रा देखो लिज़ी को कितनी आसान मौत दी है। ऐसे तुम्हारी होती, पर नहीं। चलो जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। वो कहता आगे आया तो ज़ायशा जैसे पीछे हुई। इसका हाथ किसी चीज़ से लगा। वैलेंस जैसे इस पर झुकने लगा। ज़ायशा ने एक चीख के साथ वो चीज़ इसके मुंह पर दे मारी। वो पत्थर था जो वैलेंस को लगने से वो अपने मुंह पर हाथ रखकर ज़ायशा से दूर हुआ, और जी इस मौके का फ़ायदा उठाती वैलेंस के संभलने से पहले बिना सोचे जंगल में भागी। इसके पीछे वैलेंस भी भागा। वो अंधेरे में कांटों झाड़ियों से लहूलुहान होती भागती एक बड़े से दर्द की आड़ में छुपी। इसे अपने मुंह हाथ रखकर अपनी तेज सांसों को बंद कर दिए। वो पूरे पसीने में भीगी हुई थी, थर थर कांपती। वैक्स के आने की दुआ कर रही थी, पर इसे ऐसी कोई अपने बचपन की
अपने बचने की कोई किरण नज़र नहीं आ रही थी। वो बिन आवाज़ के रोती ऐसे मौत से पनाह मांग रही थी। अचानक वैक्स की आवाज़ें से आने लगी। वो इसे ही पुकार रहा था। वो इसे आवाज़ देना चाहती थी कि करीब ही कदमों की आवाज़ आने लगी। वो रोते नफ़ी में सर हिलाने लगी। वैलेंस को इसकी खून की खुशबू यहीं से आ रही थी। वो वैक्स की आवाज़ सुनता गुस्से से पागल होता। ज़ेशा को जल्दी ख़त्म करने का इरादा करके इसे ढूंढने लगा और वो इसे मिल भी गई, दरख्त के पीछे छुपी हुई। ज़ेशा जो कदमों की आवाज़ बिल्कुल अपने करीब सुनकर आंखें बंद कर गई थी, जब अचानक इसके पेट में वैलेंस ने अपने काले लंबे नाखून गाड़ दिए। वैक्स वो दर्द से चीखी। वैक्स जो वैलेंस की परछाइयों को ख़त्म करता अपनी पूरी रफ्तार से भाग रहा था, जब इसे बीच रास्ते में एक लड़की की लाश मिली। दूर से इसकी रूह फना हो गई। इसने समझा कि जी है, पर वो लीजी की थी। इसकी जान में जान आई और फिर वो उठा और इसे जी की आवाज़ें यहीं से आ रही थी। इसने अपनी तेज़ नज़रों से देखा तो जी का स्कार्फ इसे जंगल की तरफ से मिला। वो बिना वक़्त लिए अंदर भागा और वो जी को पुकारता रहा, पर कोई जवाब ना मिला। पर इसे वैलेंस दरख्त के करीब नजर आया, जो वो जब तक इस तक पहुंचता इसे जी पर हमला कर दिया था। वैक्स गज़ब और गुस्से से वैलेंस के कंधों पर अपने लंबे दांतों को गाड़ दिया। वैलेंस चीखता पीछे हटा। ज़ेशा से इसके नाखूनों से ज़ेशा का खून टपक रहा था, जो वैक्स को हिवान बनाने के लिए काफ़ी था। ज़ेशा की एक झटके से ज़मीन पर धड़म से गिरी। वैक्स के मुंह से ज़ेशा की पुकार निकली। वैक्स से ज़ेशा को ज़मीन पर गिरा देखकर वैलेंस को अपनी पूरी ताकत से दूर फेंका और इसके संभलने से पहले ही ज़ेशा की तरफ भागा। इसके पीछे बैठकर इसका सर अपनी गोद में रखा। जी आंखें खोलो, देखो मैं आ गया हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जी प्लीज़ आंखें खोलो। वो इसकी रुखसार को थपकता करब से कह रहा था। फिर इसकी नज़र इसके पेट की तरफ गई, जहां से पानी की तरह खून निकल रहा था। इसने जल्दी से अपनी शर्ट उतारी और इसके पेट पर बांधी और इसे दरख्त के सहारे बैठा के इसकी सांसें चेक की, जो मध्यम चल रही थी। वैक्स ने शुक्र का कलमा पढ़कर वैलेंस को ख़त्म करने के लिए नज़रें घुमाई चारों तरफ, पर वो नहीं था। इसे दरख्त के ऊपर से कुछ आवाज़ें आई। इसने जैसे ही सर ऊपर किया, वैलेंस था किसी भयानक जानवर की तरह दरख्त पर उल्टा रिंगता इस पर हमला करने लगा। इसने जैसे वैक्स की आंखों पर हमला करना चाहा। वैक्स दूर हटा और इसकी गर्दन से पकड़कर ज़ेशा के पहुंच से दूर फेंका और इस पर हमला कर दिया। वैक्स इस पर चिपटा और अपने लंबे नाखूनों से इसके संभलने से पहले इसकी आंखों में गाड़ दिए। वैलेंस की खौफनाक चीखें पूरे जंगल में फैल गई। फिर वैक्स ने अपने पंजे से इसकी पेशानी से चीरता गया। वैलेंस से नीचे था, वैक्स ऊपर। इसे बिल्कुल कैद की और जब दिल पर इसका हाथ रुका तो इसने इस खंजर को निकाला और फिर एक दफ़ा इसके दिल पर वार किया, फिर दूसरी दफ़ा, फिर ऐसे ही करता गया। इसके सामने सिर्फ ज़ेशा का पेट से निकलता खून घूम रहा था। इसने वैलेंस को कुचल दिया था। वो तो शायद मर भी चुका था, पर वैक्स वो होश में होता तो देखता। और वो रुका तब जब ज़ेशा के कहराने की आवाज़ सुनी। वो दर्द से वैक्स को पुकार रही थी। वैक्स ने एक नज़र वैलेंस पर डाली, जो खून में रंगा कुचला हुआ था। वो उठा और जाने लगा, फिर पीछे मुड़कर देखा और वापस जाकर खंजर से इसके हाथों के टुकड़े कर दिए। इसका शायद दिल नहीं भर रहा था। इसका बस चलता तो वैलेंस के जरे जरे कर देता। वो जल्दी से ज़ेशा की तरफ गया और इसके बाजू में भरकर जंगल से बाहर भागा। रास्ते पर पड़ी लीजा की लाश को दूसरे जानवर घसीटते जंगल में ले जा रहे थे। वो ज़ेशा को उठाता जितनी एक भेड़ी की रफ्तार थी, भागने की सी रफ्तार से भाग रहा था। खून टपक टपक कर बूंदें गिर रही थी इसकी बंधी हुई शर्ट से। ज़्यादा खून बहने से इसकी जान को खतरा भी हो सकता था। यही एक तकलीफ इसे अंदर से खाई जा रही थी। वो शहर के मशहूर हॉस्पिटल में इसे ले आया था। कार्सन जैसे ही अपने घर पहुंचा तो सामने का मंजर इसे साकत और ख़त्म करने के लिए काफ़ी था। मार्क इसकी बीवी मिसिस कार्सन के वजूद को गोश्त के लोथड़ों में तकसीम कर चुका था। वो सोफे पर बैठा इसे ही देख रहा था। वेलकम अंकल, वेलकम। इतने लेट क्यों आए? देखो, अपनी गलती पर आंटी को सज़ा दिलवा दी। कैसे शोहर थे? उफ, मैं शोहर की बात कर रहा हूँ। आप तो दोस्त के साथ नहीं थे मुश्किल वक्त में, तो यहाँ कैसे आ गई? हाँ हाँ, वो शैतानियत से कह के लगाता साकत खड़े कार्सन से बोला, वैसे मेरी जान नहीं देख रही, वैसे मेरी जान नहीं दिख रही। मैं इससे कहने आया था कि अब वैक्स इसे कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मार्क इसे सबसे बहुत दूर ले जाएगा। इसे अब वैक्स से डरने की ज़रूरत नहीं। वो इसे अपने मंसूबे बताता इसकी तरफ बढ़ रहा था। वो जितनी देर में अपने बेड़े के रूप में आता
कार्थन रूम में आता। कार्थन के पास भागने के लिए वक़्त था, पर वो नहीं भागा। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, अपने भाई जैसे दोस्त के बेटे के जिंदा होने की खुशी में, और एक दुआ थी कि वैक्स तक अपनी आवाज़ पहुंचने की। मार्क इस पर झमटा और कार्थन के वजूद में कोई हलचल नहीं आई। इसने खुद इस हैवान के हवाले कर दिया। मार्क ने मिसेस मार्थन को ज़ेशा का ना बताने के लिए ये हाल किया था, और अब कार्थन को इसलिए मारा था कि इसका इल्ज़ाम वो वैक्स पर लगा सके और ज़ेशा को इससे नफरत हो जाए और वो बस इसकी हो जाए। मार्क गांव में तो सिर्फ दूसरे भेड़ियों के बने मंसूबों पे लोगों को अपना शिकार बनाने आया था, पर वैक्स और ज़ेशा की दोस्ती देखकर इसका भी दिल ज़ेशा से खेलने के लिए करता था, और वैक्स इससे कहता था कि खेलने पर वो सिर्फ ज़ेशा से खेलना चाहता था, इसे अपना दोस्त बनाना चाहता था, जो वैक्स नहीं होने देता था। इसलिए इसकी नफरत वैक्स से शुरू से हुई। वो वैक्स को ख़त्म करना चाहता था, पर वो एक भेड़िया बन गया। अगर वो इसे मार देता तो इसे भेड़ियों की झुंड से अलग कर दिया जाता था। अलबत्ता इसने गांव वालों को बताया कि वैक्स एक भेड़िया है और इसने ही बच्चों को अपना शिकार बनाया है। इसका ये मंसूबा काम कर गया और इसे गांव से दूर कर दिया गया। इसे पता था कि वैक्स मरा नहीं है, फिर भी वो सबसे दूर था। इसके लिए यही काफ़ी था। इसके जाने के बाद जी बहुत बीमार रहने लगी थी। कार्थन इसे लेकर शहर गया इलाज करवाने, तो पीछे माइकल को मार्क के बारे में सब पता चल गया, और इसने कार्थन को भी बता दिया। ये बात मार्क को पता चल गई और इसने दूसरे भेड़ियों से मिलकर गांव पर हमला कर दिया। फिर हर तरफ खून की नदियां बहने लगी। इस खून में माइकल का भी खून शामिल था। वक्त गुजरता गया, कार्थन को काफ़ी ढूंढने के बाद भी नहीं मिला। फिर वैक्स आया और वो एक सब भेड़ियों का सरदार और जादू वाली आंखों का भेड़िया था। वो मार्क से छोटा मगर ताकतवरों में इस जैसे कई भेड़ियों के बराबर था, पर मार्क ने दिमाग का इस्तेमाल करके इसे कार्थन के खिलाफ कर दिया। फिर वो तो अपने गुस्से में पागल हो गया। मार्क को ज़ेशा मिल गई। इसे गुस्सा तब आया जब ज़ेशा सालों बाद भी इसकी नज़र में वैक्स के लिए मर रही थी। फिर इससे कहा कि वैक्स मर गया है, इसे यकीन दिलाया। इसने ज़ेशा से दोस्ती कर ली और इसका प्यार से नाम जूनी रख दिया। फिर वो ढके छुपे इससे अपने प्यार का इजहार कर देता था। फिर से वैक्स आ गया। इस बार वैक्स इसे बेवकूफ़ बना गया। वैक्स आईसीयू के बाहर बैठा था जब इसके आदमी कार्थन का वॉइस रिकॉर्ड लेकर आए। इसने वो सुना जिसमें इसके मिलने की खुशी, ज़ेशा को अपने हवाले करने की गुजारिश और माँ की तमाम चालाकियों के बारे में था। आखिर में इसे किसी भी हालत में कार्थन ने अपने घर आने का कहा था, क्योंकि माँ किसे वही मिलेगा। वैक्स ने वो वॉइस सुनकर एक गहरा सांस लिया। जी तुम्हारे होश में आने से पहले ये किस्सा ख़त्म करना होगा। खुद से बड़बड़ाता अपने आदमियों को जी का ख्याल रखने का कहते सुर्ख नीली आंखों और वैलेंस के खून में रंगा आखिरी शिकार की तरफ गया। वैक्स जैसे ही कार्थन के घर पहुंचा, मार्क निकल रहा था बाहर। वैक्स ने अचानक एक जोरदार लात इसके सीने पर मारी, जिससे वो वापस घर में अंदर जा गिरा। वैक्स ने दरवाज़ा बंद कर दिया और इसके सामने जा खड़ा हुआ अपनी लहू टपकाती नीली आंखों से इसे घूरने लगा, जिस पर मार्क घबरा गया। वैक्स कार्थन और मिसिस कार्थन का नौचा हुआ लाश देखकर अंदर से कट कर रह गया। फिर इसके कान में कुछ अल्फाज घूमे, आज से ये मेरा बेटा है, इसका नाम मार्क है, मार्क माइकल। ये लफ्ज़ वैक्स का सीना चीर रहे थे। मार्क इस अचानक से हमले से उठा तो सामने वैक्स को देखा। पहले तो उसकी हालत देखकर घबरा गया, फिर खुद को संभाल कर बोला, वैक्स तुमने मुझे लात क्यों मारी? तुम्हें शर्म नहीं? कैसी शर्म? तुमने शर्म कर ली? कार्थन को मारते हुए इसका लहजा गज़बनाक और गुस्से वाला था। मार्क ने अपना गला तर किया, मत बोलो, ये हमारा दुश्मन है, इसका यही हाल होना चाहिए था, यहाँ इससे भी बुरा। मार्क लड़खड़ाती ज़बान में बोला और जाने लगा। सही बोले, इससे भी बुरा? तो तू जा, कहाँ रहे हो? देखोगे नहीं दुश्मन का हाल बुरा? वैक्स ने इसे कंधे पर से पकड़कर फिर से आगे खड़ा किया। मार्क के तो वैक्स के सर्द लहजे पर पसीने छूट गए। पर मैंने तो इसे ख़त्म कर दिया है, अब कौन सा हाल करोगे इसका? मार्क ना समझे से इसके आंखों में देखे बगैर बोला। वैक्स इसकी बात पर सर्द कहका लगा उठा, तुमने गलत दुश्मन को मारा है, असली तो अभी जिंदा है। कहाँ है? इसने यहाँ वहाँ देकर पूछा। यहाँ। वैक्स ने कहने के साथ एक जोरदार पंच इसके मुंह पर मारा, जिससे मुंह से खून निकल आया। वैक्स ये क्या बकवास है? मैं कब हुआ दुश्मन? मार्क बनावटी गुस्से में आया। मैं क्यों मारूंगा अपने बाप को? अब जाकर माँ किसी दूसरे को बेवकूफ़ बनाना। अब वैक्स नहीं आएगा तेरी घटिया चाल में। अचानक मार्क ने अपना असली रूप में कहका लगाया, हा हा, आने की क्या ज़रूरत है, तुम तो पहले से आ चुके थे। वो मकारी से कहका लगाता। वैक्स का खून अंगारों पर
तपा उठा। वैक्स बिना वक़्त लिए इस मकार पर झपटा, फिर दोनों आपस में उलझ गए। वैक्स ने इसे बहुत मारा पर मार्क ने भी 2-4 मुक्के मारे वैक्स को। वैक्स ने इसे उठाकर दूर फेंका। वो जाकर सोफे से लगा और उलटकर गिरा। इसने इसे संभलने का मौका दिए बगैर इस पर झपटा, जिससे माँ की चीख निकल गई। क्यों मारा मेरे बाप और मासूम लोगों को? वैक्स चिल्लाता इसकी आंखों मुंह नाक को अपने ताकतवर मुक्कों से फोड़ता गया। मार्क चीखता हाथ पांव मारने लगा, खुद को इस हिवानी से बचाने लगा। पर वैक्स पर तो अपनों का बदला सर पर सवार था। मारता गया, इसके चेहरे को अपने मुक्कों से कुचल कर रख दिया, कोई नक्श नहीं छोड़ा जहां और अपना खून चेहरा और अपना खून में रंग डाला। चेहरा और अपना हाथ अपने खून में रंग डाला। माँ को धक्का देकर यकदम भेड़िए रूप में आया और वैक्स भी। फिर से दोनों आपस में उलझ गए। वैक्स ने अपना बड़ा सा पंजा इसके पेट में डाला, जिससे माँ के खून धारें फैल गई पूरे घर में, जिससे वैक्स को सुकून मिल रहा था। वैक्स ने हाथ निकालकर फिर से इसके सीने में गाड़ा और एक झटके से इसके सीने में धड़कता दिल निकाल लिया और इसे अपने पाँव के नीचे देकर कुचल डाला। मार्क का मुर्दा वजूद जमीन पर जा गिरा। फिर वैक्स अपने भयानक रूप के साथ इस पर झुका और इसे छोटे छोटे जरों में तकसीम कर दिया। कुछ देर बाद इसने पूरे घर पर पेट्रोल छिड़क दिया और इस घर को आग के शोलों के हवाले कर दिया, जो बिना देखे सब कुछ खत्म करता आगे निकलता चला गया। ज़ैशा को अभी लड़कियां वैक्स के सजे कमरे में बैठा कर गई थी। वो घूंघट लिए एक शर्मीली दुल्हन की तरह सर झुकाए वैक्स के इंतजार में बैठी थी। ज़ैशा के ठीक होने के बाद वैक्स ने इसे माँ के बारे में सब कुछ बता दिया और इसके माँ बाप के मरने का भी। फिर 1 साल वैक्स ने ज़ैशा के हाँ के लिए इंतज़ार किया और अब जाकर वो राज़ी हुई शादी के लिए। तो अब वो दुल्हन बनी घबराई बैठी थी। वो सुर्ख जोड़े में कोई हूर लग रही थी। कुछ देर बैठने के बाद वो बेड से उठी, रानी के सामने जाकर खड़ी हुई। इसकी नज़रें अपने निशानों पर थी। मेकअप से काफ़ी छुपाए गए थे पर उभरते हुए निशानों से साफ जाहिर हो रहे थे। वो अपनी माजी में इतनी मगन थी कि इसे वैक्स के आने दरवाज़ा बंद करने का भी पता नहीं चला। वैक्स इसे अपने आप में इतना मगन देखकर आशा से करीब आया और इसे अपने घेरे में लिया, जिससे ज़ैशा के मुंह से चीख निकल गई। क्या है, कभी चीखने के अलावा भी चुप रहा करो, वैक्स ने इसके कान में कहा। छोड़ो वैक्स, वो बलश करती इतने तंग घेरे से निकलने की कोशिश करने लगी, जिस पर वैक्स ने एक गहरा सांस लिया। उफ वैक्स, बेटे तेरा पता नहीं क्या बनेगा, कभी छोड़ो के अलावा ये भी कहा करो मत छोड़ो वैक्स। वो इसकी आवाज़ में मुंह बनाकर बोला, जिस पर जी मुस्कुरा दी। वैक्स भी मुस्कुरा दिया। ये क्या देख रही थी जो फ्री में मुंह दिखा दिया। वो शरारत से कहता अपना सर इसके कंधे पर रख दिया। वो समझ गया था कि क्या देख रही है, फिर भी पूछने लगा। जी ने नफ़ी में गर्दन लाई। कुछ नहीं, वो मध्यम सा बोली। जी रात के इन खूबसूरत लम्हों में वैक्स ने ज़ैशा के कान में सरगोशी के अंदाज में पुकारा हूँ। ज़ैशा का दिल इतनी तेज़ी से धड़का कि इसे लगा कि पसलियाँ तोड़कर बाहर आ जाएगा। इसकी हथेलियां पसीने से भीग गई। कभी इनके बारे में उल्टा सीधा ना सोचना। वो अपने लबों से इसके निशानों को छूता ज़ैशा का सांस बंद कर गया। वैक्स इसकी कैद में फड़फड़ाने लगी। ये मुझे तुम्हारे और करीब खींचते हैं। वो इसकी पुकार को नज़रअंदाज करता गया। गंभीर और खुमार आलूदा लहजे में बोला। इसके अल्फाज मुंह में ही बंद कर गया। जैसे रात गुजर रही थी, इसकी शिद्दतें बढ़ती गई। पकड़ो मुझे सैम। साम पूरे घर में भागता, हर चीज़ को तोड़ फोड़ कर सैम से कह रहा था। सैम अपनी फूली सांसों के साथ साम, जो इससे 1 साल बड़ा था, इसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। साम सुनहरी आंखों वाला अपने से छोटे सैम, जिसकी आंखें वैक्स जैसी नीली थी, वो गुस्से में बहुत तेज़ था। इसके खिलौने तोड़कर इसे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा था, जो गुस्से में भी आ भी गया था। इससे सैम को गुस्सा दिलाकर बहुत मज़ा आता था। रुको तुम दोनों, ये क्या हशर कर दिया है घर का? ज़ैशा चिंगारती आवाज़ में दोनों को ब्रेक लगा गई। मम्मा मैंने नहीं, ये सब इस सुनहरी बिल्ली ने किया है। सैम की गुस्से वाली आवाज़ गूंजी, जिस पर साम शर से मुस्कुरा दिया। मम्मा मैंने नहीं, ये सब इस नीले गुस्से वाले बिल्ली ने किया है। साम ने अपना वार किया, सब सैम पर उलट दिया। बंद कर दो तुम दोनों, अपनी अपनी जल्दी से पूरा घर साफ करो, नहीं तो आज वक्त से मैं तुम दोनों की खैर नहीं। इसकी धमकी पर 5 और 6 साल के सैम और साम के कहके लगे, जिस पर ज़ैशा शर्मिंदा हो गई। मामा चलती तो है नहीं डैड की सामने आपकी, अब ऐसे ही हम बच्चों को ना धमकाया करो। ये साम था शरारती। ये सच था कि जब भी जी
वैक्स से इन दोनों की हरकतों का बताती। वैक्स का एक ही जवाब होता, पहले तुम मेरे हक में आओ, फिर मैं अपने बेटों से तुम्हारे हक में बात करूं। इसकी बात पर जी चिढ़ जाती और कहती, तुमसे तो बोलना गुनाह है। फिर वैक्स भी कहता, जाओ जाओ, दूसरों का हक खाने वालों के साथ ऐसा ही होता है। जिस पर जायशा गुस्से से लाल टमाटर हो जाती और तीनों के छत पार कह के गूंजते घर में। तो कैसा लगा आपको ये नावल? अच्छा था नावल। ये महविश अली की पहली काविश थी, जिन्होंने पहला जब से राइटिंग शुरू की थी, लिखना शुरू किया था, तो ये उनका पहला नावल था और पहली काविश ही उन्होंने अच्छी लिखी थी। मुझे तो अच्छा लगा, एक अलग सी डिफरेंट स्टोरी थी। आप भी कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह एक नए नावल के साथ बहुत जल्द हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अपने